देखिए, हम लोग D60 पे थोड़ा समय जो हम आ रहे हैं उसका कारण है कि जैसे मैंने आपको बताया कि D60 काफ़ी एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है। और इसमें क्योंकि ये एक राशि को 60 टाइम्स में डिवाइड करने की वजह से ये काफ़ी पावरफुल साइंस, पावरफुल चार्ट हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगता है कि ऋषि पाराशर ने इसमें सबसे अधिक पॉइंट सोडसवर्ग में दिए। सोडसवर्ग की जहां उन्होंने समाप्ति की तो वहां इसको 4 विंशोपाक बल दिया, और राशि चार्ट को सिर्फ 3.5 बल मिला, और नवमांशा चार्ट को 3 विश्वा बल या विंशोपाक बल दिया। दूसरा, ये पंचम भाव का 12 टाइम्स ये पंचम भाव को घुमाने वाला चार्ट है। मतलब 60 का षष्टियांश का मतलब होता है 60। तो जो पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य का है अथवा पूर्व जन्म के कर्मों का चार्ट है, पंचम भाव राशि का, उसका ये 12 टाइम्स हो गया। या यूं कह लीजिए कि मॉडर्न इंटरप्रेटर्स विश्व जो पाराशर ऋषि के बृहत पाराशर होराशास्त्र को इंटरप्रेट करते हैं, उनका ये मानना है कि षष्टियांशा चार्ट में ग्रहों की का जो बलाबल है और भावों का बलाबल 5 गुना ज्यादा समझा जाता है। और ये कहा जाता है ये 12 पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म जो है पंचम भाव से आते हैं। और ये 12 टाइम्स हम पंचम भाव को घुमाएंगे तब षष्ठी अंश आएगा। तो इसलिए 12 पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बताता है। इमीडिएट जो हमारे कर्माज हैं, उन इमीडिएट पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, उनको तो बड़े आसानी से इसमें पढ़ा जा सकता है। पिछले 3 जन्मों के कर्मों को पढ़ने के लिए जो षष्टियांशा आपका बनता है, उस षष्टियांशा के लगन से उसके पूर्व जन्म के कर्मों को समझने के लिए षष्टियांशा के पंचम भाव को लग्नवत करके और उससे पूर्व जन्म के कर्मों को देखने के लिए षष्टियांशा के नवम भाव को लग्नवत करके देखा जाता है। तो जो पास की जो 3 लाइन्स हैं वो तो आपको क्लियरली पता चल जाएंगी। अब इस चार्ट के अंदर एक खासियत ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस चार्ट से, ये चार्ट आपका जो है, मैंने सुनील जी का भी इसमें क्लास का वीडियो देखा था। उसमें उसके बाद मैंने उनसे बात भी की थी, क्योंकि उसमें वो एरर कर गए थे। उन्होंने उसमें स्टूडेंट्स को ये बता दिया था कि लगन के केंद्र भाव से निकलता है। देखिए, आप बात को समझिएगा कि ऋषि पाराशर ने किसी भी विषय को इलॉजिकली नहीं लिखा है, बड़ा लॉजिक के साथ लिखा है, रैशनैलिटी से लिखा है। आपकी जो D1 चार्ट या राशि चार्ट या लगन का चार्ट है, उसके जो त्रिकोणों के भाव होते हैं वही आपके धर्म के भाव। धर्म त्रिकोण कौन से माने जाते हैं? प्रथम, पंचम और नवम। और वो प्रथम भाव ये बताता है कि धर्म के प्रति आपकी आस्था कितनी होगी, आपका एटीट्यूड क्या होगा धर्म के प्रति। आप साइंटिफिक हैं, तामसिक हैं, सात्विक हैं, वो ग्रह इस बात का निर्धारण करते हैं। शुभ ग्रह इस बात का निर्धारण करते हैं, गुरु जैसे शुभ ग्रह इस बात का निर्धारण करते हैं कि आपका धर्म के प्रति कितना लगाव होगा। लगन चूंकि प्रथम त्रिकोण है, तो लगन ही ये बताता है कि आप धर्म को कितना मानेंगे। इसके बाद जो पंचम भाव है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, मंत्र साधना का भाव है। और जो आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, संतान, ये सब प्राप्त होती है, ये आपको पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का द्योतक है। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की वजह से ही आपको एक अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान मिलती है। जो जो आपको रिकॉग्निशन लाइफ में मिलता है, जो आपको यश, कीर्ति, मान मिलता है, वो भी वहीं से आता है।
और जो आपको शिक्षा मिलती है, अगर उस शिक्षा में कोई भी आप स्क्रिप्चर्स की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अथवा संस्कृत की देव भाषा देव भाषा की अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, अथवा आप मंत्र साधनाएं करते हैं, तो वो पंचम भाव से आता है। जो नवम त्रिकोण है वो आपका इस जन्म में जो आपको पिता मिले हैं, जो आपको गुरु मिले हैं, और जो आपको तीर्थ यात्राएं मिली हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त है, धर्म के प्रति आपकी आस्थाएं हैं, जो आप होम हवन करते हैं अपने घर में, जो मांगलिक कार्यों में आप जितनी पूजा पाठ करते हैं, हमारे सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ ऋषियों के अनुसार, जो लोग भी शास्त्रीय पद्धति से मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे वो बच्चे का उपनयन संस्कार यानी कि बरपंद हो जिसमें जनेऊ पहनाई जाती है, वो भी पूजा से प्रारंभ होती है। और अगर बच्चे का विवाह हो तो वो भी पूजा से ही प्रारंभ होता है और पूजा के साथ ही समाप्त होता है। इसी प्रकार से अगर बच्चे का कोई जन्मवार मना रहा है और शास्त्रीय विधि से मना रहा है, तो उसमें मार्कंडेय जो ऋषि और उनके 5 साथियों की, जो सप्त ऋषियों की जो पूजाएं की जाती हैं, वो भी मांगलिक कार्यों में पूजा से ही प्रारंभ होता है और पूजा से ही समाप्त होता है, जो नवम भाव से आता है। तो इसका मतलब है कि लॉजिकली ऋषि पाराशर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आपके त्रिकोणों से निकलना चाहिए, लेकिन वहां उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया है कि किस त्रिकोण से निकलेगा, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को भी लग्नवत करते हुए बहुत सी बातें ऋषि पाराशर ने हमें समझाने की कोशिश की है। जैसे चंद्रमा से ही मुहूर्त निकलता है, चंद्रमा से ही गोचर का अध्ययन किया जाता है, और चंद्रमा को लग्नवत करके दशाओं में किस तरह के आपको उपाय उपचार करने हैं, उन सब बातों को चंद्रमा से ही बताया गया है। इवन जब आप लगन कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो चंद्रमा की के नक्षत्र से आपकी दशाएं निकालकर ऋषि पाराशर ने ये समझाने की कोशिश की है। आपके लगन के नक्षत्र से दशाएं नहीं निकाली हैं। चंद्रमा लगन कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र से आपकी दशाएं प्रारंभ की गई हैं। चंद्रमा नक्षत्र के जिस चरण में है, उतनी दशा आपकी भुक्त हो गई, जितना बचा है 4 चरणों में वो आपकी भोग्य दशा होगी। और जिस ग्रह की, अगर आप कृतिका में पैदा हुए हैं, आपका चंद्रमा अगर कृतिका नक्षत्र का है, तो आपकी दशाओं का प्रारंभ सूर्य की दशा से होगा, और सूर्य की दशा है 6 वर्ष की, और उसके चारों चरण 1.5 वर्ष के होते हैं। तो इसका मतलब है, अगर आप द्वितीय चरण में हैं, तो इसका मतलब पहला चरण आपका समाप्त हो चुका, वो आपकी भुक्त दशा है 1.5 साल की। तो अब आपके पास जो दशा बची भोग्य दशा, वो 6 वर्षों में 4.5 वर्ष की बची। तो उसका मतलब उन्होंने क्यों कहा कि लग्न अथवा चंद्रमा में से जो भी बली है, उस बली से त्रिकोणों से ये निकलेगा। तो यहां पे आप लोगों को किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के वीडियो से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक लॉजिकल और शास्त्रीय बात बता रहा हूं, जो शास्त्रों में रचित बात है। अब स्थिति ये होती है, जब आप लगन और चंद्रमा के बल का आकलन करते हैं, तो हमेशा उसके डिस्पोजिटर को, लगन के स्वामी की स्थिति को देखा जाता है। यानी कि लगन के स्वामी की स्थिति अगर त्रिकोणों की है, केंद्र की है, और चंद्रमा अगर अपने चंद्रमा को लग्नवत करने पर 6, 8, 12 का स्वामी उसके साथ बैठा है, या उसका डिस्पोजिटर 6, 8, 12 में है, तो इसका मतलब वो कमजोर है चंद्रमा, और लगन ज्यादा बली है। तो लगन के त्रिकोणों से ये बनेगा। और इसके विपरीत अगर स्थिति है कि आपके लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, कमजोर है, और चंद्रमा का डिस्पोजिटर यानी चंद्रमा का राशिनाथ अगर त्रिकोणों में बैठा है और केंद्र में बैठा है, शुभ स्थितियों में है, चंद्रमा के लगन पर गुरु की, शुक्र की, बुध की, चंद्र की यानी शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं चंद्रमा पर,
तो उसका मतलब चंद्र आपका ज्यादा बली है लगन से, तो उस चंद्रमा के त्रिकोणों से ये चार्ट बनेगा। अब देखिए इसमें डिफरेंट जो भाव होते हैं उनसे ये आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि इससे आपको फायदा होगा नोट डाउन करने से। ये हमारा अब ये आज का विषय प्रारंभ हो रहा है। देखिए इसमें जो इसका जो लगन होता है वो, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं उसके पहले, प्रारंभ करने के पहले। इसमें क्या होता है कि ये चार्ट चूंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का एक हवाले से ये चार्ट निकलता है, तो हमें इस चार्ट को बनाने के बाद, जैसे त्रिकोण के भाव हैं, कभी कभी चूंकि ये 2 मिनट में षष्टियांशा आपका चेंज हो जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें जिस ग्रह की कमी है वो ग्रह आपके जीवन में कंटिन्यूटी में प्रदर्शित होगा। यानी जो काम हमारा अनफिनिश्ड है पूर्व जन्म में, वो काम की कंटिन्यूटी इस जन्म में आएगी। और जो काम हम इस जन्म में कर रहे हैं वो पास्ट की लाइफ की आपकी अचीवमेंट है, जो फिर कंटिन्यू होती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपने ये चार्ट बनाया और एक त्रिकोण का ये चार्ट आपका बना, और आपने बलि का निर्धारण कर लिया कि लग्न बलि है या चंद्र बलि है, और उसके बाद आपने सबसे पहले लगन का, सबसे पहले आपने चार्ट बनाने की चेष्टा की, और लगन का चार्ट बनाने में मंगल जैसा ग्रह आपके 3rd हाउस में आ गया, और आप जानते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपने बचपन से कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, आप जो है बहुत एग्रेसिव और ब्रेव प्रकृति के नहीं हैं। मंगल जब 3rd हाउस में बली होके बैठेगा, तो इसका मतलब है, या लगन का स्वामी अगर 3rd हाउस में बली होके बैठेगा षष्टियांशा में, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में 5 गुना अधिक होगा। तो आप बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आपका रुझान होना चाहिए। दूसरा, आपको जिमिंग की, एक्सरसाइज की रुचि होनी चाहिए। तो आप खुद अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयों को पहले आप अपने इस जीवन में लिख लीजिए। एक साइड आप अपनी अच्छाइयां लिख लीजिए, एक साइड कमियां। सपोज आपकी एजुकेशन नहीं अच्छी हुई, और षष्टियांशा के अंदर पंचम भाव का स्वामी काफी पावरफुल होके पंचम भाव पे ही बैठा है, तो इसका मतलब है वो ये दिखा रहा है कि आपकी तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और एजुकेशन के प्लैनेट अगर बुध बहुत अच्छे बैठे हैं, तो इसका मतलब न केवल आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगे, आपको मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी की भी एस्ट्रोनॉमी साइड में, और अपने याददाश्त को लेकर, इन सब में आपको बचपन से बहुत बली बनाएंगे। लेकिन वो बली आप नहीं हैं अगर आपका जो है एकेडमिक कैरियर आपका चक्कर्ड है, आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है फिर आपको ये घुमाना है, आपको दूसरे त्रिकोण पे जाना है। अपने लगन, आपने सपोज ये डिसाइड कर लिया कि लगन बली है, तो आपको चूंकि 2-2 मिनट में ये चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब जब आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड कटी थी, उस समय ये लगन के पंचम त्रिकोण से निकलेगा। अब आपने लगन के पंचम त्रिकोण तक अपने टाइम को आपने रेक्टिफाई किया, तो आपका पंचम भाव जो है वो दूषित आ गया, उसमें राहु आ गया, उसमें शनि की दृष्टि आ गई, या शनि उसमें नीच का बैठ गया, या उसका स्वामी जो है अष्टम में बैठ गया, या उसका स्वामी जो है द्वादश में चला गया। कोई भी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके अपनी कमजोरियों के साथ मैच कर रही हैं। सपोजिंग आपको स्पाउस बहुत अच्छे मिले हैं, सुंदर मिले, और आपने लगन को ही आपने जो है सबसे पहले त्रिकोण के रूप में आपने षष्टियांशा में बनाया, और यहां पर कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा। सुंदरता का ग्रह चंद्र है, शुक्र है, बुध है शुक्र के साथ, या गुरु है, तो वो विद्वता का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है। अगर वो दृष्टियां नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये चार्ट आपका षष्टियांशा का सही नहीं बना है।
इसी प्रकार से अगर आपको सपोज कि आपको बहुत जोर जोर से बोलने की आदत है, तो इसका मतलब है द्वितीय भाव पर मंगल का कोई ना कोई प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, शनि का प्रभाव, शनि का प्रभाव अगर पड़ेगा तो आप धीरे धीरे बोलेंगे, मंगल का प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का प्रभाव पड़ेगा तो आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी पिच हायर होगी। वो चाहे प्रभाव जो है वो किसी भी भाव से बैठकर वहां दृष्टि का प्रभाव, यानी कि मंगल अगर एकादश भाव में बैठेगा तब भी वो द्वितीय भाव पे उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो इसका मतलब आपके बोलने में जल्दबाजी भी होगी और तेजी भी होगी, पिच भी आपकी हाई होगी। सोनाली, मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी। तो इसी प्रकार से आप अपनी कमियों को, अच्छाइयों को इसमें निकालने की चेष्टा करें, वो आपकी निकलनी चाहिए। सपोजिंग आप वर्कोहलिक हैं और आपने नवम भाव, लगन के नवम भाव से सबसे पहले आपने निर्धारण कर लिया कि चंद्र से ज्यादा बली आपका लगन है। अब लगन के नवम भाव का आपने षष्टियांशा बनाया, आपने टाइम को घुमाते चले गए और 9th हाउस का आपका षष्टियांशा बना। कई बार होता है कि सिजेरियन सेक्शन में टाइम ऑफ बर्थ में काफी बड़ा एक अवरोध आता है, मतलब डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले अपने रजिस्टर में साइन करते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाय द टाइम बच्चे को निकाल के उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाए तो वो समय डिफरेंट हो। कभी कभी अस्पतालों के अंदर एक नर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो टाइम ऑफ बर्थ को बच्चे के रिकॉर्ड करे, तो वो नर्स भूल गई, सपोज बच्चे के जन्म के समय वो जल्दी अपने घर चली गई, नेक्स्ट डे उसने लिखा, तो नेक्स्ट डे लिखने में वो अपनी दूसरी नर्स से पूछे, भाई तुम लेबर रूम में थी तो तुम्हें याद है कितने बजे हुआ? उसने कहा वैसे ही हुआ होगा, 8:15 8:30 शाम को, रात को। उसने कहा 8:15 8:30 9:45। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी हॉरोस्कोप सही बनती है या गलत बनती है, क्योंकि हॉरोस्कोप जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी का ध्येय नहीं है। उनका ध्येय है कि टेंटेटिवली वो एक टाइम को रिकॉर्ड करें कि जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उसने 8:15 लिख दिया। अब सपोजिंग अगर मदर ने उस समय घड़ी देखी और उसे जो है अंदाजा लगा कि घड़ी में ये टाइम था। देखिए, पहले तो ये होता है कि इवन मदर को भी क्लॉक देखने का उस समय इतना पेन की स्थिति होती है, वो क्लॉक की तरफ को उसका ध्यान नहीं जाता। ये कोई अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं है, जहां पे भी ऑपरेशन थिएटर्स में, डिलीवरी रूम्स में कैमरेज फिटेड होते हैं और जहां फोटो फिनिश टाइम रिकॉर्ड होता है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स की जब हम हॉरोस्कोप आपको आपके सामने दिखा रहे थे तो फोटो फिनिश टाइम का दिखाते हैं, और उनको मालूम है कि अम्बिलिकल कॉर्ड काटने वाला टाइम ही रिकॉर्ड किया जाता है। जब वो बच्चे को निकालते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तो बच्चा जब अलग हो जाता है माँ से, तभी का टाइम वो फोटो फिनिश टाइम लेते हैं, तो इसलिए उनकी हॉरोस्कोप ज्यादा सही निकलती है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो वहां आप जानते हैं कि वहां पे लोग जो हैं कोर्ट केसेस कर देते हैं, तो इन कोर्ट केसेस से बचने के लिए उनको ये भी समझना होता है कि किस समय पे बच्चे की एक्चुअल में डिलीवरी हुई, उसके बाद ये घटना हुई है कि मदर की तबीयत खराब हुई है या बच्चे की तबीयत खराब हुई है, या ये घटना जो है इसके पहले की है। तो लीगली अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए भी वो कैमरेज लगाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, जबकि इंडिया हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी का देश है, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी एस्ट्रोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को नहीं मानती, और अगर मानती भी है तो वो नहीं जानती कि कौन सा टाइम निकालना। अब सपोजिंग आपने तो देख लिया, आपने नवम भाव को आपने जो है इसमें लग्नवत कर दिया, अपने लगन का नवम भाव आपने लग्नवत किया, और नवम भाव को लग्नवत करने पर आपने देखा कि पत्नी जिस तरह की धार्मिक आपको मिली है या पति आपको जिस प्रकार के धार्मिक मिले हैं, वो चीज आपकी आ रही है, या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्सा एक मंगल की प्रकृति है। किन किन स्थितियों में मंगल गुस्सा दे सकता है?
सबसे अधिक गुस्सा देगा अगर मंगल आपका पंचम में बैठा हो अथवा लगन पे बैठा हो, तब वो सबसे ज्यादा गुस्सा देगा। लेकिन वो गुस्सा तब भी देगा जब वो एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेगा, और गुस्सा वो तब भी देगा जब वो दसम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि रखेगा। तो उसका मतलब आपने सारी की सारी स्थितियों को, और द्वितीय भाव पे बैठकर जब वो पंचम को देखेगा, यानी किन किन स्थितियों में, द्वितीय पे बैठ के वो पंचम पे दृष्टि रखेगा मंगल, लगन पे बैठा होगा, दसम पे बैठेगा तो लगन पे दृष्टि देगा, एकादश भाव पे बैठा होगा तो पंचम को देखेगा। तो उसका मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आपके नोज में है, मतलब नाक के ऊपर गुस्सा है और छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, तो उसका मतलब है कि इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि मंगल आपके षष्ठ्यांशा में इन स्थितियों में होना चाहिए। और अगर आपका झगड़ा बहुत ज्यादा होता है तो उसका तो मंगल, या एक्सीडेंट बहुत होता है तो मंगल आपका छठे में अष्टम में होना चाहिए। अगर आपको एक्सीडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनमें फ्रैक्चर हो रहे हैं तो मंगल अष्टम में होना चाहिए, तब वो द्वितीय को भी देखेगा अगर आप चिल्लाते हैं, और अगर वो छठे में होगा तब भी वो आपको एक्सीडेंट्स कराएगा। लेकिन अष्टम वाले एक्सीडेंट्स आपके बहुत फ्रीक एक्सीडेंट्स होंगे, ऐसे एक्सीडेंट्स होंगे जो कि ज्यादा बड़े लेवल पे निकलेंगे। यानी कॉन्सेप्ट आपने ये समझ लेना है कि आपकी अच्छाइयां और आपकी बुराइयां, ये सारी की सारी सस्तियांशा से क्यों निकलेंगी, क्योंकि पिछले जीवन की ये कॉन्टिन्यूटी का चार्ट है। और जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं भी आपकी इसी चार्ट से निकलेगी। वो योग्यताएं भी आपके पूर्व जन्म से आई हुई योग्यताएं हैं। अब आप ज्योतिष के छात्र हैं तो इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट को पूर्व जन्म में सीखने की कोशिश की है। तो ये कौन करा सकता है? अगर आपका जो अष्टम भाव है तंत्र मंत्र ज्योतिष का है, नवम भाव है वो भी ज्योतिष का है, वैदिक ज्योतिष का, पंचम भाव है उसमें गुरु जैसा ग्रह, बुद्ध जैसा ग्रह आपको ज्योतिष और विभिन्न, बुद्ध जैसा ग्रह विभिन्न सब्जेक्ट्स की नॉलेज देगा, और गुरु से दस्ट होगा तो ज्योतिष की तो नॉलेज देगा ही देगा। तो आपको ये सब मिलाना है, अपनी कमियां, अच्छाइयां, योग्यताएं, इन सभी को आपने षष्ठ्यांशा चार्ट में मिलाना है, और उन त्रिकोणों से इसको निकालना है जो कि लगन अथवा चंद्रमा के त्रिकोण हैं। इनमें से बलि जो है उसके त्रिकोण है। अब एक मॉडर्न राइटर ने यह भी लिखा है कि ये आत्मकारक जो ग्रह है उसके त्रिकोणों से भी निकल सकता है। आत्मकारक कौन सा होता है? आत्मकारक आपको बताता है जो कि जैमिनी ज्योतिष का ग्रह होता है, और जो कि आपकी कुंडली के अंदर सर्वाधिक डिग्रीज का प्लेनेट होता है, वो आपका आत्मकारक होता है। तो हम उनकी बात को भी हम साइड नहीं कर सकते, लेकिन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में आत्मकारक से निकालने की बात नहीं लिखी गई है। हाँ सोनाली, अब बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अब अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सर जी। तो दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने बोला था जब प्लैनेट होता है और उसके ऊपर मतलब वो ठीक हो जाता है अगर उसके ऊपर दृष्टि होती है, तो उसमें भी वही करेंगे, कंजंक्शन, पोजीशन और एस्पेक्ट का ये प्रिंसिपल आएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल D1 चार्ट की तरह से रीड होता है ये चार्ट। जैसे आप D1 या राशि चार्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी मेथड्स में आप इस चार्ट को भी अध्ययन करते हैं। जी, और इसमें भी सब योग वगैरह सब होएगा जैसे D1 में हो। इसमें जो योग हैं उनका 5 गुना ज्यादा असर होगा। इसमें चंद्रमा से बनने वाले योग, इसमें सूर्य से बनने वाले योग, जैसे वासी वेशी उभयाचारी, चंद्रमा से बनने वाले सुनफा अनफा दुर्धरा, उसी प्रकार से अमल कीर्ति, इसके जी अंदर जितने भी चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, या चंद्रादि योग, लग्नादि योग, ये सब इसमें देखे जाते हैं। गज केसरी है, और अरिष्ट योग जैसे कि ग्रहण योग है, सूर्य ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण योग है, विष योग है, या मंगल का अंगारक योग है, ये सारे ही योग इसमें देखे जाते हैं। ओके, इस एंड प्रकार से लास्ट। पंच महापुरुष योग भी देखे जाते हैं। जी,
एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो आप बोल रहे थे आत्मा कारक, अगर किसी की कुंडली में राहु केतु का ज्यादा होगा, जैसे हाईएस्ट डिग्री अगर उनका है, तो वो लेंगे कि उनको, बिकॉज वो नोड्स हैं, उनको इग्नोर कर देंगे? उनको ऋषि जैमिनी ने राहु और केतु को नहीं लिया है आत्मकारक में, 7 ग्रहों को लिया है। राहु को सिर्फ सीट 8 कारक तभी बनाए जाते हैं जब 2 ग्रह बराबर डिग्री के आ जाते हैं। जैसे सपोजिंग जो है मातृ कारक और पुत्र कारक दोनों की डिग्री और अंश मतलब मिनट और सेकंड अगर बराबर हो जाए, तो ये निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें अंश तक उन्होंने लिया है, मतलब मिनट तक लिया है, सेकंड तक नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि डिग्री और मिनट अगर 2 ग्रह की बिल्कुल बराबर है, तो उस स्थिति में उन्होंने राहु की डिग्रीज को लिया है और 8 कारकों की स्थिति बनाई है। लेकिन वो 8 कारक में राहु की डिग्रीज को 30 डिग्री से माइनस करके देखा जाता है। लेकिन हम 8 कारक नहीं लेंगे, क्योंकि श्री के एन राव साहब ने, मैंने जैमिनी ज्योतिष का एक पहले कोर्स भी रन किया है। अभी आगे मैं जैमिनी ज्योतिष का टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का कोर्स करूंगा, जो कि दशा पे आधारित होगा और कुंडलियों की वहां पे भरमार होगी। यानी कि मैंने उसमें आपको जैमिनी ज्योतिष से आप इवेंट्स कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से आप सूक्ष्म इवेंट निकालेंगे, इस पे मैं एक क्लास चलाने वाला हूँ जुलाई के मंथ में। वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो पहले आपको जैमिनी की एक क्लास दे चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उस जैमिनी की क्लास में भी मैंने ये बताया था कि हम के एन राव साहब को फॉलो करते हैं जैमिनी ज्योतिष में। उसमें उन्होंने 7 कारक लिए, उसमें राहु और केतु को कोई स्थान नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, अमित साहब बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, D60 चार्ट से क्या हम देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ द सोल, हाउ ओल्ड इज द सोल, या बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं। जी। वो मैं अब आपको आज की क्लास में ना ये आपको पता चल जाएगा। सोनाली अपना हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अब देखिए, आज की क्लास का आप में से किसी और ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इतने लोग अब, लास्ट की हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, इतने लोग, कनिका, देवाजीत साहब, हरप्रीत जी, सविदी, आप लोग जो है अपने आप को वीडियोस में आइए, क्योंकि अब ये आज और कल हमारी ये लास्ट क्लासेस हैं। सर मेरे को एक और क्वेश्चन है, लेकिन D60 से कनेक्ट वो पूछूं? आप कल पूछ लीजिएगा फिर। ठीक है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को एक मौका दूंगा कि उसमें जितने भी डिविजनल चार्ट्स हमने किए हैं, उन सभी डिविजनल चार्ट्स का एक कॉम्पोजिट हम वे ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। सर, जैसे कि D60 में हमने देखा था कि आपने भी कहा था कि अगर मून या उसका डिस्पोजिटर 6 से 12 में हो तो वो वीक मानते हैं, और लग्नेश अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द मून। और इसके अलावा ये भी है कि सपोज किसी की कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में ही अगर मून अगर 6, 8, 12 में है तो वो वीकर है। अच्छा, तो दैट विल टेक प्रेसिडेंस। जी। तो जैसे कि अगर मून का डिस्पोजिटर इन द D60 इज एक्सॉल्टेड, तो भी हम उसको, बट इन द 8th हाउस, तो भी हम उसको वीक मानेंगे? वीक मानेंगे, वीक वीक मानेंगे, मानेंगे, जी क्योंकि सर। उसका डिस्पोजिटर दुख भाव में चला गया। डिस्पोजिटर जो है वो प्लेनेट की बॉडी को का निर्माण निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेन से अच्छा है लेकिन अगर बॉडी से वो कमजोर है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, अगर वो रोगों से घिरा हुआ है, अगर वो दवाइयों पे उसका गुजारा चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर उस व्यक्ति को आप स्ट्रांग मानेंगे कि वीक मानेंगे? वो व्यक्ति दिमाग से कितना भी स्ट्रांग हो, अगर बॉडीली वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसका जी, मतलब है कि वो कुछ समय के बाद वो थक जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे ये तो आप, स्टीफन हॉकिंग का एक एग्जांपल है, स्टीफन हॉकिंग जो ब्लैक होल्स वाले हैं,
ये तो वो तो बहुत उनका ब्रेन जैसा तो बहुत कम ब्रेन मिलेगा, लेकिन ही वाज क्रिपल्ड, ही इज पैरालाइज्ड। ये तो उस तरह का आप जिससे आपने एग्जांपल दिया, तो उसका उनका चार्ट मैं देखूंगा, और उनका देखिए D60 अगर ऐसा मैं। है, देखिए ऐसा है कि कुछ पैरामीटर्स में, कुछ दुनिया में ना, लोगों को कुछ पैरामीटर्स में अच्छा माना जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप सिंगिंग की बात लें, तो आप जी कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि आशा भोसले जी देखने में, लता मंगेशकर देखने में बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, बहुत ही सीरीन चेहरा था, लेकिन आशा भोसले जो हैं वो देखने में उतनी सुंदर नहीं थी रिलेटिव स्ट्रेंथ में। जी जबकि बात की आने वाली बहुत सी जो सिंगर्स थी वो बहुत सुंदर भी थी। जी जैसे ये श्रेया घोषाल है, ये सब है। लेकिन आशा भोसले की उस पैरामीटर में, सिंगिंग के जी पैरामीटर, उन्होंने जितने भी कैबरेज वगैरह उन्होंने गाए हैं, उस पैरामीटर में आप उनको जो है एस मार्किंग देंगे। तो वो जी पैरामीटर की आप बात करें, एक सर्टेन पैरामीटर की आप बात करें। जैसे माइकल जॉर्डन अफ्रो अमेरिकन थे, लेकिन वो 8 टाइम्स उन्होंने विश्व रिकॉर्ड अपना ही तोड़ा। जी माइकल, अब आप जानते हैं अफ्रो अमेरिकन जो है वो देखने में अच्छे नहीं होते, सुंदर नहीं होते, लेकिन उस पैरामीटर पे, वो जो पैरामीटर है स्पोर्ट्स का, उस पैरामीटर पे वो आदमी जो है बेस्ट है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट बेस्ट। जी क्योंकि 8 टाइम्स ओलंपिक्स में अपने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी गेम की बात है। तो जब आप जी एक सर्टेन पैरामीटर्स पे देख रहे हैं, तो उन जी पैरामीटर्स पे डेफिनेटली आपके सस्पियांशा में भी ये चीज निकलेगी। जब आप मतलब मिस्टर हॉकिंस की अगर आप वो देखेंगे, सस्पियांशा देखेंगे, तो ब्रेन के उस पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा उनका निकलेगा। जी जैसे कि कैन D60 थ्रो लाइट ऑन हाउ क्लोज द सोल इज टू मोक्षा? हाँ बिल्कुल, मैं आज आपको सब जी बताऊंगा। जी जी, थैंक यू। सर मैं ask one question? सविदीप बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी सर आवाज नहीं आ रही। लग्न का, लग्नेश और चंद्रमा दोनों में से कोई, मतलब दोनों के दोनों अगर 6, 8 या 12th में है, तब हम किसको बलि मानेंगे सर? देखिए आपको मैंने बताया था कि जो इसकी हरारकी है, वो हरारकी को आपको एक बार फिर समझना होगा। जैसे लगन का स्वामी अगर त्रिकोण में है तो वो टॉप पे है, लगन का स्वामी केंद्र में है तो उसके नीचे है, केंद्र के बाद लगन का स्वामी एकादश में द्वितीय में है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे वो बली है, लेकिन नीचे आ गया। अब उसके बाद वो अगर तृतीय भाव में है या षष्ठ भाव में है तो वो उसके नीचे आ गया, अष्टम में है तो उससे नीचे आ गया, द्वादश में है तो सबसे नीचे आ गया। फिर राशिगत स्थितियों में देखा जाता है, उच्च का है तो सबसे टॉप पे है, मूल त्रिकोण का है उसके नीचे है, स्वराशि है उसके नीचे है, मित्र की राशि है उसके नीचे है, उसके बाद वो सम राशि में उसके नीचे है, और उसके बाद वो शत्रु की राशि में है तो उससे नीचे है, और अगर नीच का है तो वो सबसे नीचे है। ये, तो आपको इन दोनों पैरामीटर्स को अप्लाई करना होगा। जिसमें प्रेसिडेंस आप देंगी साविदी, वो देंगी भावगत स्थितियों। मतलब अगर आपको ये डिसाइड करना है, भावगत स्थितियों को आपको सबसे पहले देखना है, फिर आपने राशिगत स्थिति को देखना है। सपोजिंग भावगत स्थिति में सूर्य और चंद्र दोनों ही मतलब खैर वो उसमें वीक हो जाएगा, चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठेगा तो पक्ष बलहीन हो जाएगा, तो ये तो नहीं निकलेगा। अगर दो ग्रहों की बात करें, सपोज दो ग्रह जो हैं वो अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे और उनका डिस्पोजिटर सिंगल हो गया, और सिंगल डिस्पोजिटर उनका त्रिकोण अथवा केंद्र में हो गया, तब आपको अगर निर्धारित करना है तो उसका निर्धारण जो आप करेंगे ना, फिर राशिगत स्थिति को देखेंगे कि सूर्य क्या मित्र की राशि में है और दूसरा ग्रह क्या शत्रु की राशि में है, तब करेंगे। देखिए सूर्य और चंद्रमा का एग्जाम्पल तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे किसी ग्रह और चंद्रमा का एग्जाम्पल चल सकता है। लगन का स्वामी अगर कोई ग्रह है और चंद्रमा है, तब अगर दोनों ही अगर साथ में छठे भाव में है और उनका डिस्पोजिटर सिंगल है और डिस्पोजिटर उनका केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर
अब आपने देखना है कि चंद्रमा नीच का तो नहीं, चंद्रमा शत्रु की राशि में तो नहीं, और दूसरा ग्रह जो है मित्र की राशि में है, लगन का स्वामी, और या वो उच्च की राशि में है या मूल त्रिकोण की राशि में, मित्र की राशि में, सम राशि में है, अच्छा है, तो उसका मतलब वो पावरफुल है। ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। हाँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब वर्स्ट सिनारियो में भी आप किस तरह देखते हैं। वर्स्ट सिनारियो का मतलब ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति का लगन का स्वामी और चंद्र दोनों ही एक साथ बैठ जाएं छठे भाव में, तो डिस्पोजिटर तो एक ही हो गया, यानी राशि का नाथ एक हो गया। और राशि के नाथ की पोजीशन अगर अच्छी है बुरी है जो भी है, अब डिसाइड तो आपने इन्हीं दोनों से करना है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे डिसीजन लेंगे? फिर आप राशिगत स्थितियों से आपका निर्णय होगा। सोनाली, इससे रेलेवेंट है तो बताइए, अन्यथा हम क्लास में चलेंगे। बिल्कुल रेलेवेंट है। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर अगर इसमें विपरीत राशि होता योग होता है, जैसे अगर 5th हाउस और लग्न में, जैसे जो लग्न का लॉर्ड, जैसे अगर एक्वेरियस है अगर लग्न का, और वहां मर्क्यूरी बैठा है, और जो सैटर्न है वो 5th हाउस में है, तो वो मतलब विपरीत राशि हो गया, तो उसमें कैसे पढ़ेंगे राशि फिर? नहीं, मतलब राशि परिवर्तन हो गया। सॉरी, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन हो गया तो जी। लगन बहुत पावरफुल हो गया। अब चंद्र, यहाँ पे आपको ये डिसाइड नहीं करना कि बुध से कोई डिसीजन नहीं लेना आपने। आपने तो डिसीजन लेना है शनि चंद्रमा और से। चंद्र से, क्योंकि तो लगन इस का स्वामी शनि है। शनि जी, पावरफुल हो गया राशि परिवर्तन पंचम भाव के स्वामी के साथ बनाने से। अब आपने उसको डिसाइड करना है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है कुंडली में। ये चंद्रमा अगर मूल त्रिकोण में है, कौन से घर में बैठा हुआ है, और उस पे दृष्टि क्या है वर्सेस द सन? मतलब कहने का मतलब है मूल त्रिकोण में है तो वृषभ राशि का है वो। अगर वो वृषभ वृषभ राशि का है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा की राशि आपकी पड़ी मतलब चतुर्थ भाव में। वो है नहीं, मगर मैं आपसे ऐसी पूछ रही थी कि अगर देखना होगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो वही सब देखेंगे, मूल त्रिकोण, उसका फ्रेंडली हाउस है, कौन से घर पे बैठा है, वही मूल बस। त्रिकोण उच्च का एक ही राशि है उसकी, वृषभ है। जी। चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आ गई आपके फोर्थ हाउस में, तो चंद्रमा बली हो गया। लेकिन चंद्रमा केंद्र में बली है, और केंद्र त्रिकोणों के नीचे आता है। जो लगन का स्वामी है वो त्रिकोण के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन बना रहा है, तो वो ज्यादा बली है चंद्र से, क्योंकि त्रिकोण मैंने बताया ना कि हायरार्की के टॉप पे है त्रिकोण, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअलिटी के भाव है, जी। वही हमारे पूर्व जन्म के भाव है, और वही हमारे पूर्व जन्म से चले हुए कर्मास के भाव, और वही एंड हमको जो है अमीर या गरीब के भाव के रूप में बनाते हैं। सर, अगर दोनों ही लाइक खराब घर में बैठे हुए हैं, जैसे अगर मून बैठा है 3rd हाउस में और सन बैठा है 11th हाउस में, तो 3 शट आए, मतलब एक 3 में हो गया और एक 11th हाउस में हो गया, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर आपने सुना नहीं सोनाली, मैंने आपको बताया था कि जो 11th हाउस है वो 11th हाउस अच्छा हाउस है, क्योंकि ओके। उसमें 9 ग्रह उसमें अच्छे फल देते हैं। तो अगर आपने 11th का अगर एग्जांपल थर्ड से लिया तो 11th विल कम मच अबव दी थर्ड हाउस। ओके 11th के बाद सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, जी। ओके, सिक्स आएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ये बात करेंगे कि अगर आपके षष्टियांशा, एक बार आपका ये डिसाइड हो गया कि आपका षष्टियांशा अच्छा बना है, तो षष्टियांशा का अगर स्वामी प्रथम भाव में है, तो प्रथम भाव क्या है कि वो भाव आपके व्यक्तित्व का, आपके एटीट्यूड का, आपके पर्सनालिटी का भाव है। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। और अगर इसमें हाँ, जो भी ग्रह इसके अंदर बैठा होता है, वो ग्रह जैसे मंगल जैसा ग्रह अगर बैठेगा तो वो व्यक्ति को एक्सीडेंट प्रोन बना देगा, वो उसे फाइटर टाइप का बना देगा, वो उसको जो है थोड़ा एरोगेंट भी बना देगा उसको, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और पावर्स वगैरह सेंट्रिक बना देगा। मतलब किस तरीके से आप इससे आप प्रिडिक्शन करेंगे, इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब लग्नेश की हम बात कर रहे हैं। लग्नेश सपोजिंग लगन भाव पे बैठा है और सूर्य जैसा ग्रह है, तो सूर्य जैसा ग्रह लग्नेश होकर अगर प्रथम भाव पे बैठेगा
तो आदमी को दानवीर बना देगा, दानवीर कर्ण की तरह एरोगेंट लिगिंग बना देगा, उसे राजाओं का जैसा बना देगा, उसको बड़ी सोच दे देगा, बड़े कामों के लिए वो उसको बना देगा, उसे छोटे कामों में कोई मजा नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट के जॉब्स में या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में इंटरेस्टेड होगा कि वो उनमें जाए। वो एक फाइटर की तरह से, ब्रेवरी की तरह से, ब्रेव आदमी की तरह से होगा। चंद्रमा अगर लग्नेश होकर लगन भाव पे बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को भावनात्मक प्रधान बना देगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा चित्रकारी, पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, कुकिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी है, इन सब चीजों को पसंद करेगा, मेलोडियस सॉन्ग्स को। कुछ उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, वो क्रिएटिव चीजों को पसंद करेगा, उसे खाना पीना, खाने की का इन सब का चस्का होगा, उसे खाना बनाने का शौक भी होगा, वो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स को जानता होगा जहां से भोजन आता हो, अच्छा भोजन मिलता हो। इसी तरीके से अगर मंगल होगा तो मैंने आपको बताया कि मंगल होने पर व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत होगा, वो एक डिसिप्लिन को पसंद करेगा, पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी, अथॉरिटी, ये सारा उसका लिंक्ड अप होगा। वो भूमि में इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा मानेगा, वो जो है किसी भी बात में अपनी एरोगेंसी दिखाएगा, अपनी ही बात को मनवाएगा, वो झगड़ा करने की प्रकृति का होगा, क्वेरलसम होगा। इसी तरह अगर बुध अगर लग्नेश होकर लग्ना भाव पे बैठेगा षष्ठ्यांश में, तो चूंकि इस ग्रह का भी 5 गुना ज्यादा असर होगा, तो ऐसा बुध आप एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत मल्टीटास्किंग दे देगा, यानी कि बहुत से कामों में उसे व्यक्ति को अच्छा बना देगा। इसी तरीके से बुध व्यक्ति को एक मेधावी बनाएगा, यानी कि उसकी जो बुद्धि होगी, उसका जो आईक्यू होगा, वो लेवल्स बहुत अच्छा होगा। ऐसा आदमी एक्सटेम्पोर ऑरेटर होगा, यानी बोलने में माहिर होगा। ऐसा व्यक्ति जो है लॉजिकली सोचने वाला होगा, वो हमेशा इन सब बातों का ध्यान करेगा कि लॉजिक और रैशनल से क्या बात सही है और क्या बात गलत है। लेकिन अगर वही बुद्ध अगर वीक होगा तो ऐसा आदमी बचकानी हरकत करेगा, उसके अंदर चाइल्डिश चीजें ज्यादा होंगी, ऐसा आदमी एरर ऑफ जजमेंट करेगा। तो आपको जो भी ग्रह मैं बता रहा हूं, ये देखना होगा कि वो ग्रह लगन पर बैठकर बली है या निर्बल है। निर्बल होने पे वो खराब हो जाता है। मंगल जैसा ग्रह अगर वहां लगन पे ही बैठा है, लगन का स्वामी होके, और निर्बल है, सपोज नीच के शनि के साथ बैठा है मेष लगन में, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, झगड़ालू हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत एरोगेंट हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी काम को शुरू करेगा, कंक्लूसिवली उसको एंड नहीं करेगा। अब बुद्ध के बाद आया जैसे गुरु है, अगर लगन का स्वामी होकर लगन पर बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति उपदेशक होगा, ऐसा व्यक्ति रिलीजियस होगा, धार्मिक होगा, ऐसा व्यक्ति जो भी शिक्षा के विषय हैं उनमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश करेगा, ऐसा व्यक्ति लोगों के जीवन में उत्थान और धार्मिकता लाने की चेष्टाएं करेगा, ऐसा व्यक्ति जो है कर्मकांड वगैरह का प्रवीण हो सकता है, वेदों का ज्ञाता हो सकता है, ऐसा आदमी पुराण का, उपनिषद का, मंत्र साधनाओं का, इन सब का ज्ञाता हो सकता है। शुक्र जैसा प्लेनेट अगर लगन का स्वामी होकर षष्ठ्यांशा के लगन पर बैठेगा तो ऐसा बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ऐसा स्वामी इस स्थितियों को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है कपड़े पहनने का शौकीन होगा, टाई पहनेगा, उसका जो है सजने धजने की तरफ, सोशल पार्टीज में जाने का, उसका जो है अच्छा खाना खाने का, उसके जीवन में रहने का, जितने भी प्लेजरेबल चीजें हैं, चाहे वो गाड़ी है, घर के अंदर जो है वो गिज्मोज हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या ऐसी चीजें जो कि क्षणिक प्लेजर देती हैं या वाहन देती हैं, उन सब चीजों का वो शौकीन होगा, अच्छा खान पीन का शौकीन होगा। शनि जैसा प्लैनेट अगर लग्नेश होकर लगन भाव पे बैठता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा रिसर्चर होता है, और वो अपने सजने धजने इन सब बातों के प्रति उतना जागरूक नहीं होगा जितना वो किसी भी काम को
रिसर्च बेस्ड करने में, योगा करने में, मेडिटेशन करने में, या लोगों के लिए कोई बहुत मशक्कत मेहनत का काम करने में, इन सब का बिलीवर होगा। वो ये नहीं देखेगा कि व्यक्ति जो है दुबला पतला है, सुंदर है, असुंदर है, क्या है। वो ये देखेगा वो काम करने में कैसा है। और यही अगर निर्बल होगा तो आदमी को बहुत आलसी बना देगा, उसको ड्रंकार्ड बना देगा, उसको ड्रिंक करने वाला बना देगा, उसको हर तरह की जितनी भी जो हमारे वहाँ कमियां मानी जाती हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, मैरिजुआना लेना है, वो सब है, या ड्रग्स लेना है, उन सब चीजों में उसको आतुर कर देगा, उसका रुझान बना देगा। तो ये आपको देखना होता है कि ग्रह वीक है या बलवान है। राहु जैसा ग्रह अगर लगन पर बैठता है और तो राहु व्यक्ति को विदेश की तरफ या विदेशी लैंग्वेजेस को सीखना, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखने का, इन सब की इसकी तरफ रुझान तो देता है, लेकिन साथ में उसको कोई भी डिसाइसिव वर्क नहीं करने देता, उसके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव देता है। और ऐसा आदमी कोई भी काम रोलर कोस्टर राइडिंग की तरह करता है, कभी तो वो बहुत अच्छा करेगा और कभी वो बहुत खराब करेगा। केतु जैसा ग्रह अगर लगन पर बैठता है और D60 के, तो ऐसा व्यक्ति धर्म की के प्रमोशन का काम बहुत अच्छा करता है। वो धार्मिक चीजों में वो लोगों को जो बातें बोलता है, बताता है, वो चीजें उसकी सही होती हैं और वो लोगों को धर्म के प्रति प्रवीणता देता है, उसको समझाता है, अच्छे धार्मिक उपाय बताता है। और यही केतु अगर यहाँ पे निर्बल होके बैठेगा तो आदमी को क्रिमिनल एक्टिविटीज का, इन सब का रुझान देगा। उसको जो है, अगर वो शत्रु राशि में बैठा या नीच की राशि में बैठा, वृश्चिक में केतु उच्च के होते हैं, वृषभ में राहु उच्च के होते हैं। अगर सपोज वृष राशि में केतु बैठा तो केतु नीच का हो गया, तो ऐसे में व्यक्ति को वो एस्पियोनेज एजेंसीज में, जैसे CIA है, जैसे कि रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च सेंटर जो हमारा है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस करता है इंडिया में, इस तरह की सर्विसेज में डाल देगा, CBI में डाल देगा, या फिर उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज में डाल देगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज में कब डालेगा? जब उस केतु के ऊपर और अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा। अब हम आते हैं कि लग्नेश अगर द्वितीय भाव में अगर होगा तो क्या स्थितियां होती हैं। देखिए, अगर लग्नेश अगर द्वितीय भाव में होता है तो पूर्व जन्म के अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे कुटुंब में पैदा होता है और वो बहुत धनार्जन करता है, धन उसने काफी कमाया होता है पूर्व लाइफ में। वो अपने रिलेटिव्स वगैरह को, इन सबको बहुत प्यार और सम्मान देने वाला होता है, इसी तरीके से उनसे बहुत मित्रवत होता है। इसके अलावा वो अच्छा पैसा कमाने के प्रति आतुर होता है। इस ये चीजें उसकी इस लाइफ में भी कंटिन्यू होगी। उसे अच्छे कपड़े पहनना, ऑर्नामेंट्स पहनना, उसको जो है अच्छा खाना खाना, इन सब का शौक होगा और यही शौक उसके इस लाइफ में भी कंटिन्यू दिखाई पड़ेंगे। षष्ठ्यांशा हमारा एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ का प्लेनेट माना जाता है, यानी कि जिस प्रकार षष्ठ्यांशा में ग्रह बैठे होते हैं उसी प्रकार हम इस जीवन के अंदर भी बिहेव करते हैं। अब सपोज लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर काफी साहसी था, मेहनती था, मशक्कत करने वाला था, अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार करने वाला था, बहुत एंटरप्राइजिंग था, रिस्क टेकर था। उसने जो है गुरु के उपदेश सुने और उन पे उसने अमल किया। वो स्पोर्ट्स वगैरह में, जिमिंग में, इन सब में बहुत बढ़िया था। वही कंटिन्यूटी आपको इस लाइफ में भी उस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ेगी। तो ये आपको ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में हेल्प करेगा कि लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, उससे आप कंफर्म कर पाएंगे षष्ठ्यांशा के केस में कि आपका बर्थ टाइम करेक्ट है। अब लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में अगर बैठा होगा D60 का, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में माता का प्रिय होगा और ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्यार करता होगा, उसे माँ से उसको धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा आदमी जो है काफी भावनात्मक प्रधान होगा,
वो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को बहुत मानता होगा, उसके पास व्हीकल्स बहुत होंगे, उसके पास में वो अमासिंग करेगा प्रॉपर्टीज खरीदेगा, वो वर्ल्डली पोजीशंस में काफी ज्यादा अटैच्ड होगा। मतलब जो भी चीजें वो खरीदेगा उनके प्रति वो बहुत अटैच्ड होगा। उसके व्हीकल में अगर किसी ने स्क्रैच डाल दिया, डेंट डाल दिया, तो उस पर उसका झगड़ा हो जाएगा या वो दुखी हो जाएगा। वो अपने परिवार के लोगों को बहुत प्यार करता होगा, वो सहृदय होगा, अच्छे विचारधाराओं वाला होगा, और ज्ञान के प्रति, क्योंकि यह हायर लर्निंग का भी साइन है, चौथा भाव, तो वो ज्ञान के प्रति इच्छुक होगा कि वो कोई ना कोई हायर लर्निंग्स करता रहे। अब लग्नेश अगर किसी का पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर काफी हायर एजुकेटेड होगा और नॉलेजेबल होगा। उसने वेद पुराण स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, उसने मंत्र साधनाएं की होंगी, उसने वो काफी क्रिएटिव चीजों में जुड़ा होगा। उसका जो समय होगा वो पढ़ने में, क्रिएटिव परस्यूट्स में, लास्ट लाइफ में होगा। उसके पास काफी डिग्रीज होंगी, विभिन्न विषयों की उसके पास डिग्रीज होंगी, वो काफी सब्जेक्ट्स का ज्ञाता होगा। ऐसा आदमी सोसाइटी के अंदर एक एजुकेटेड आदमी और लर्नर आदमी माना जाएगा। उसको अच्छे बच्चों का योग बनता है पिछले लाइफ में। वो बच्चे उसके आज्ञाकारी होंगे, उन बच्चों को के ऊपर वो खर्च करेगा, उनके बारे में बड़ा प्रोटेक्टिव पॉजिटिव होगा। उनकी वजह से उसको नेम एंड फेम मिलने का होगा और एक अच्छी लाइफ मिलने का होगा। और वो चीजें उसको इस जन्म के अंदर भी कंटिन्यूटी के साथ में मिलने वाली हैं। इस चीज से आप समझ जाएंगे कि आपका षष्ठ्यांश ठीक बना है या गलत बना है। लग्नेश अगर छठे भाव में होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बहुत शत्रु पूर्व जन्म में मिले थे और उसको काफी रोग हुए थे। उसने अपने काम के लिए बहुत लोन लिए थे, उसका पूरा जीवन लोन उतारने में लग गया था। अब यही लगन का स्वामी, षष्ठ्यांशा के लगन का स्वामी यदि छठे भाव के अंदर प्रबल होके बैठा हो, यानी कि ये पावरफुल होके बैठा हो, तो ऐसा आदमी लोन्स वगैरह से जल्दी निकल जाएगा, वो अपने एनिमीज को डिफीट कर देगा। लेकिन वो प्रोन टू एक्सीडेंट्स होगा, यानी उसके एक्सीडेंट्स भी बहुत होंगे, वो काफी उसको चोटें लगेंगी और हमेशा उसको कोई ना कोई शत्रु से उसका सामना होता रहेगा। अब किसी का लग्नेश अगर 7th हाउस में बैठा है तो वो ये दिखाता है कि उसको पूर्व जन्म के अंदर ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे स्पाउस मिलने का, पत्नी अथवा पति मिलने का संयोग हुआ था, और वही कंटिन्यूटी इस लाइफ में भी उसको दिखाई पड़ेगी। उसको बहुत अच्छा पति और पत्नी मिलेंगे। अब इसके अलावा ये भी बताता है कि वो बहुत लकी होगा, अपने आप को काफी लकी मानेगा पत्नी अथवा पति के मिल जाने की वजह से। इसी प्रकार से चूंकि ये पद प्राप्ति का भाव है, तो पिछले जन्म में वो इतना लकी रहा होगा कि उसे बहुत अच्छी पद प्राप्तियां हुई होंगी, बिजनेस में उसको बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले होंगे, उन पार्टनर्स की वजह से उसका बिजनेस बहुत ग्रो हुआ होगा। इसी प्रकार से उसने सोसाइटी के भले के लिए कुछ काम किए होंगे, क्योंकि 7th हाउस से सोसाइटी का परसेप्शन भी आता है। जब आप सोसाइटी के लिए कोई काम ऐसे अच्छे करते हैं तो सोसाइटी आपको मान सम्मान देती है, वो भी 7th हाउस से आता है। तो ये कंटिन्यूटी आपको इस जीवन में आती हुई दिखाई पड़ेगी। किसी का लग्नेश अगर अष्टम भाव में वीक होकर अगर पड़ा हो तो ये दिखाता है कि पूर्व जन्म में उसको डिप्रेशन हो गए थे, वो सुसाइडल टेंडेंसीज में आ गया था, उसको क्रॉनिक इलनेसेस हो गई थी, कैंसर वगैरह जैसी, और उसको क्रॉनिक एक्सीडेंट्स हो गए थे। उसका जीवन जो है बहुत तहस नहस हुआ, उसको बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ, वो साइकोलॉजिकली बहुत इलनेसेस में आया, डिप्रेशन में आया, सुसाइड कर लिया उसने, वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में आया। यही अष्टम भाव का स्वान में अगर लग्नेश अगर प्रबल होके बैठेगा, यानी लग्नेश जो है अष्टम में बैठा और अष्टम का जो उसका लग्नेश का डिस्पोजिटर या राशि का नाथ है वो त्रिकोण में बैठा है या बली होके बैठा है केंद्र में, तो ये दिखाता है कि पूर्व जन्म में उसके कुछ अनफिनिश्ड काम होंगे अध्यात्म को लेकर,
यानी कि तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म इन सब की उसने साधनाएं की होंगी, पढ़ाई की होंगी, जो कि अनफिनिश्ड हो गई होंगी, उसको इस जन्म में वो फिनिश करने की कोशिश करेगा। और उसका जो एटीट्यूड होगा वो मोक्ष प्राप्ति का होगा। तो अष्टम भाव को हम बुरा ही नहीं मानते, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ लगन का स्वामी षष्ठ्यांशा में ये भी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को इस लाइफ के अंदर सडन गेन होगा या सडन लॉसेस होंगे। अब लग्नेश अगर डिग्निफाइड है सपोज अष्टम भाव में, तो मैंने आपको बता दिया डिग्निफाइड आप कैसे देखते हैं कि लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अष्टम में बैठा है, उसके डिस्पोजिटर पे शुभ ग्रह के साथ में प्रभाव हो और डिस्पोजिटर त्रिकोण अगर केंद्र में हो, तो इन स्थितियों के अंदर तंत्र मंत्र ज्योतिष ऐसे सब्जेक्ट्स में वो प्रवीणता हासिल कर चुका है और इस जन्म में भी उसको वो कंटिन्यूटी दिखेगी। अब लग्नेश अगर नवम भाव के अंदर बैठा होता है D60 में, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर काफी धार्मिक था और उस धार्मिकता की वजह से वो तीर्थ यात्राएं करता था, रुद्राभिषेक कराता था, उपवास रखता था, उसको अच्छे पिता और अच्छे गुरु का संबंध मिला और वो कंटिन्यूटी उसे इस जन्म में भी मिलेगी। उसने पिछले जन्म में मांगलिक कार्यों में होम हवन कराया था, वो धर्म के लिए वो काफी कुछ चीजें करता रहा। ये सारी अच्छी चीजें उसको इस जीवन में मिलने वाली है। उसे ये ब्लेसिंग्स उसको इस जन्म में भी मिलेगी और उसमें उसे एक योग्य गुरु प्राप्त होंगे। इसका मतलब आप लोगों का जो नवम भाव है षष्ठ्यांशा का वो अच्छा होगा। इसीलिए आपको मेरे जैसा गुरु मिला है जो कि क्लासिकल टेक्स्ट से पढ़ाता है, जो कि आज की लिखी हुई किताबों से ना पढ़ा के सीधे क्लासिकल ग्रंथों से आपको पढ़ा रहा है। तो ये चीज जो है वैदिक सब्जेक्ट में बहुत बड़े आशीर्वाद की बात होती है कि आपको इतनी पुरातन किताबों को स्वयं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं मेरी बात पर आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो या तो होरासार से है या चंद्रकला नाड़ी से है, और मेनली वो बृहत पाराशर, होरासार, जातक पारिजात, मंत्रेश्वर की फलदीपिका, कल्याण वरवा की सारावली, इन सब ग्रंथों से मैं आपको पढ़ाता हूँ और संस्कृत के स्क्रिप्चर से पढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये एक अच्छे नवम भाव के होने का एक शुभ संकेत आपको मिल रहा है। ये अच्छा, इसी नवम भाव में अगर लगन का स्वामी बैठा है तो ये सारी ब्लेसिंग्स इस लाइफ के अंदर भी आपके साथ में चलने वाली हैं। और इसका मतलब आप अपने आप को फॉर्चुनेट मानेंगे और आप अपने आप को लकी मानेंगे, विवाह को लेकर, अपने संतान को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने जीवन को लेकर। और इस जीवन में भी आप उसी मार्ग पर प्रशस्त होंगे जो धर्म का मार्ग है, जो नीति का मार्ग है। लग्नेश अगर किसी का दसम भाव में बैठा है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दसम भाव में बैठा हुआ लग्नेश ये दिखाता है कि आप राजा के करीबी थे, आप पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी, अथॉरिटी, ये सभी चीजें आपको पूर्व जन्म में मिली थी और आपने जनता के वेलफेयर के लिए, जनता के भलाई के लिए आपने अच्छे काम किए थे। आप एक बड़े ओहदे पर आप थे, या बड़े जमींदार थे, या बड़े सामंतवादी थे, या बड़े आप धनी व्यक्ति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन आपने साथ में पब्लिक गुड के लिए भी आपने काम किए, तो आपको बहुत मान सम्मान कीर्ति मिली। लेकिन इसी में अगर लगन का स्वामी मेलेफिक प्लैनेट होता हुआ दसम भाव में पावरफुल अगर बैठेगा तो ये दिखाएगा कि आपने विद हैवी हैंड आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया है। कहने का मतलब है जब आपने एडमिनिस्टर किया है पब्लिक को, तो आपने पुलिसिये रवैये के द्वारा किया है, आपने थोड़ी क्रूएलिटी दिखाई है। और उन क्रूएलिटीज को दिखाते हुए आप इस जीवन के अंदर भी मान सम्मान की स्थितियों में आएंगे, लेकिन आपके अंदर एक क्रूएलिटी वाली बात आएगी। आप हो सकता है कि डिफेंस में ज्वाइन कर लें, आप पुलिस में ज्वाइन कर लें, आपके द्वारा किलिंग्स हो, मारपीट हो, ये सब हो। या अगर आप अपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बहुत ज़्यादा आप
फायरिंग जो का कर रहे हैं, तो फायरिंग भी आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो सब चीजें आपकी कंटिन्यूटी में आती हैं इस लाइफ के अंदर। लग्नेश अगर 11th हाउस में अगर बैठा होता है D60 का, तो वो ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपको अपने बड़े भाइयों से, बहनों से, आप उनके दुलारे थे, आपको उनसे बहुत जो है स्नेह मिला, आपको उनसे धन की प्राप्ति हुई, आपको उनसे मोटिवेशन मिला, जीवन के अंदर आपके जो भी उन्नति आई वो उनके मोटिवेशन की वजह से आई। इसके अलावा आपका जो भी आपने डिजायर आपने पिछले जन्म में सोची, एस्पिरेशन जो आपकी थी, वो आपकी फुलफिलमेंट पे गई। आप बहुत ज्यादा जो है इस बात पर बहुत ही अपने आप को लकी मानते रहे। जिंदगी के अंदर आपने बड़े बड़े वाहन चलाए, आपने लग्जूरियस लाइफ को लीड किया, आप बहुत से विषयों के अंदर प्रवीण थे, पारंगत थे, बहुत सी लैंग्वेजेस आप जानते थे, आपके बहुत से अच्छे प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे। आपने जो है ये सारी चीजों को आप इस लाइफ में भी कॉन्टिन्यूड वे में आप मानेंगे। मतलब इसका मतलब है कि वही चीजें आपको इस जन्म में भी दिखाई पड़ेंगी, कि आप जो हैं अच्छे बड़े भाई बहनों से के दुलारे होंगे, उनसे आपको फायदा होगा, आपके घर में जो है हर तरह के लग्जूरियस आइटम्स होंगे, आपकी एस्पिरेशन जो है फुलफिल्ड होंगी, एम्बिशंस आपके पूरे होंगे, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स आपको प्यार करते होंगे, सम्मान देते होंगे। वो सारी चीजें आपको इस जन्म के अंदर भी कंटिन्यूटी के साथ दिखेंगी। लग्नेश अगर 12वें भाव में अगर बैठेगा और ये वीकर होगा, तो ये दिखाता है कि आपके पूर्व जन्म के अंदर आपको बहुत बुरी आदतें थी, आपको बहुत से बीमारियां थी, उनसे आप जूझ रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, नेटिव के इनकार्सरेशन या इम्प्रिजनमेंट को दिखाता है। लेकिन यही अगर लगन का स्वामी अगर द्वादश भाव में स्ट्रेंथ के साथ बैठा होगा, तो ये दिखाता है कि विदेशों के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध बना होगा, विदेशों से अब में आपने ट्रेवल किया होगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, आपका जो व्यापार है वो विदेशों में फैला होगा। इसी प्रकार से जिंदगी के अंदर पेट प्लेजर बहुत मिला होगा, यानी कि पेट प्लेजर का मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में मैन वाइफ रिलेशंस आपको बहुत अच्छे मिले होंगे, और वो इस लाइफ के अंदर भी कंटिन्यूड आपको दिखाई पड़ेंगे। अब D60 चार्ट के अंदर, चूंकि मैंने आपको बताया D60 को D1 चार्ट की तरह देखा जाता है, तो D60 चार्ट में अगर अच्छे राजयोग बन रहे हैं, जैसे पंच महापुरुष योग बन रहा है केंद्र में, जैसे पंच महापुरुष योग में 5 योगास बनते हैं, जिसमें कि मंगल से रुचक बनता है, मंगल अगर अपनी ही या उच्च की राशि में केंद्र में हो, बुद्ध से भद्र पंच महापुरुष योग बनता है, यानी बुद्ध अगर उच्च की राशि में, स्वराशि में अगर केंद्र में है। इसी प्रकार से शुक्र से मलव्य पंच महापुरुष योग बनता है, यानी कि शुक्र अपनी उच्च की राशि में, स्वराशि में, केंद्र में बैठा हो। गुरु से हंस पंच महापुरुष योग बनता है, गुरु उच्च की राशि में हो या स्वराशि में हो और केंद्र में हो। इसी प्रकार से शनि अगर स्वराशि में, उच्च की राशि में, केंद्र में बैठा हो, तो उससे शश पंच महापुरुष योग बनता है। अगर इस तरह से पंच महापुरुष योग अगर आपकी कुंडली में बनते हैं D60 के अंदर, तो वो 5 गुना ज्यादा आपको फल देंगे, और ये बताते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा पूर्व जन्म के अंदर था, उस जीवन की कंटिन्यूटी इस लाइफ में भी बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार से सोनाली के प्रश्न के जवाब में मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर राजयोगास अगर अच्छे आपके बनेंगे, सुनफा अनफा दुर्धरा, चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा के द्वितीय द्वादश भाव में शुभ ग्रहों का होना, चंद्रमा के दोनों भावों में द्वितीय द्वादश में शुभ ग्रह का होना दुर्धरा, इसी प्रकार से सूर्य के द्वितीय द्वादश में वाशी वेशी, और अगर दोनों तरफ द्वितीय द्वादश में होना तो व्याचारी, इसी प्रकार से चंद्रमा से अमल कीर्ति, यानी कि चंद्रमा से दसम भाव में किसी भी ग्रह का होना और मजबूत होना, चंद्रमा चंद्रादि योग, जैसे चंद्रमा के छठे आठवें में शुभ ग्रहों का होना, या लग्नादि योग, लग्न के छठे आठवें में, छठे सातवें आठवें में शुभ ग्रहों का होना। इस तरह के अगर कोई भी राजयोगा अगर आपका उसमें गज केसरी है, इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली के अंदर और दूसरे राजयोग अगर बनते हैं
और गजकेसरी योग के अलावा दूसरे भी अच्छे अच्छे राजयोग होते हैं। लेकिन अगर इसी में आपका शकट योग बन रहा है कि यानी कि गुरु और चंद्रमा षडाष्टक हैं, दुर्द्वादश हैं, शकट योग अगर शकट में उसका जो है शकट योग के अंदर उसको षडाष्टक होने की जरूरत होती है। यानी कि अगर वो शकट योग बना रहा है, मैं क्लास में था, मैं आपको ना क्लास के बाद फोन करूंगा। तो अगर आपके उसमें अगर कुंडली के अंदर अगर शकट योग अगर बन रहा है, यानी कि गुरु और चंद्रमा अगर षडाष्टक हैं एक दूसरे से, या अगर आपकी कुंडली के अंदर में अंगारक योग बन रहा है, मंगल राहु के साथ है या मंगल केतु के साथ है, या ग्रहण योग बन रहा है सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, तो इसका फल भी 5 गुना ज्यादा मिलेगा। यानी कि सूर्य के जो अपने भाव होंगे D1 के अंदर और D60 के अंदर, उन सभी से आपको खराब प्रभाव मिलेंगे। और सूर्य चूंकि स्थिर कारक है पिता का, तो पिता के स्वास्थ्य को हानि करता हुआ दिखेगा। तो इसमें जो भी राजयोग बनते हैं उनको D1 चार्ट की तरह स्टडी किया जाता है और ये देखा जाता है कि अगर वो अच्छे बने हैं राजयोग, तो इसका मतलब है कि जीवन में 5 गुना अधिक वो फलित होंगे। तो इसी वजह से ऋषि पाराशर ने कहा है कि जब भी आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करते हैं या दशा कालस्य कारणम, दशा का निर्धारण करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको षष्टियांशा चार्ट को भी देखना होता है। क्योंकि षष्टियांशा में अगर वही ग्रह अगर अच्छे बैठे हैं, तो चाहे D1 में वो अच्छे ना हो तो भी आप अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। अब इसके बाद आपको देखने होते हैं राशिगत तरीके से, आप देखते हैं धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण की राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब आपको ये देखना होता है ये 4 त्रिकोण की जो राशियां हैं, जैसे अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं 2, 6, 10, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। अगर और इसी प्रकार से काम त्रिकोण की राशियां हैं 3, 7, 11, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ। और मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। अब इन चारों राशियों में आपको बैठे हुए ग्रह उनके स्वामियों के द्वारा आपको ये देखना होता है कि कौन सा त्रिकोण आपका सबसे अधिक बली है। जिस त्रिकोण के बली हो जाने की वजह से आपको ये इस जीवन के अंदर दिखाई पड़ेगा कि इस जीवन में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, चाहे आप कितने ही गुस्सैल रहे हों, झगड़ा करने वाले रहे हों, कितने ही वर्कोहलिक रहे हों, कितना ही आप परिवार का ध्यान शुरू में ना रखते हों, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति ना हो, लेकिन अगर आपका धर्म त्रिकोण के साइन अगर आपके ज्यादा मजबूत हैं, तो बढ़ती हुई उम्र में आपका धर्म की प्रति रुझान हो जाएगा और आप तामसिकता से हटकर सात्विकता की तरफ आ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण अगर आपका मजबूत होगा, तो आप जो है धनार्जन में बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाएंगे और धन को आप जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। और काम में आप जो है हमेशा उन्हीं कामों को करेंगे जहां से आपको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। काम त्रिकोण अगर आपका ज्यादा मजबूत होगा, तो काम के प्रति यानी मैन वाइफ रिलेशंस के प्रति या सेक्स के प्रति आपका रुझान बहुत ज्यादा होगा और वो बढ़ती उम्र तक आपका चलता चलेगा। इसी प्रकार से मोक्ष त्रिकोण अगर आपका मजबूत होगा, 4, 8, 12 राशियां, मैं राशियों की बात कर रहा हूं षष्टियांशा के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका धीरे धीरे आपका अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ता जाएगा और आपका जो मटेरियल लाइफ के प्रति आपका झुकाव कम होने लगेगा और कुछ समय के बाद आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ सोचने लगेंगे। यानी कि आपका मन करेगा कि आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जो है योगी बन जाएं। और आप जो है अगर आप कर्म योगी भी हैं तो भी आप योग साधना की तरफ को उस मार्ग पे आप प्रशस्त हो जाएंगे। ये मैंने आपको आज मैंने आपको ये षष्टियांशा का टोटल ये बताया। अब इसके बाद इसके अंदर एक होता है, जैसे सविधि ने एक क्लास में मुझसे पूछा था, कई बार क्या होता है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमारा एक्यूरेट नहीं हो पाता। तो इसमें ऋषि पाराशर ने हमें, ऋषि पाराशर से ज्यादा प्रत्युषास ने होरासार में हमें ये बताया है कि आप राशि तुल्य षष्टियांशा बना लीजिए।
राशि तुल्य षष्टियांश क्या होता है कि जो भी आपका लगन है D1 का, उस लगन को बना लीजिए और उस लगन के कुंडली के ऊपर षष्टियांश के ग्रहों को पोस्ट कर लीजिए। आप लोगों को नवमांशा की क्लास में मैंने आपको राशि तुल्य नवमांशा बताया था। ये सभी डिविजनल चार्ट पे लागू होता है, यानी सभी डिविजनल चार्ट का आप राशि तुल्य दशमांशा बना सकते हैं, राशि तुल्य आप पंचांशा बना सकते हैं, राशि तुल्य आप द्वादशांशा बना सकते हैं, राशि तुल्य आप सप्तांशा बना सकते हैं, राशि तुल्य ही आप जो है षष्टियांशा बना सकते हैं। और राशि तुल्य षष्टियांशा बनाने का एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। मैं एक हॉरोस्कोप खोल के आपको दिखाता हूँ कैसे उससे आप प्रेडिक्शन करेंगे। तब तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये हॉरोस्कोप खोलने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। अरे अब तो लास्ट की क्लासेस हैं, अपने वीडियोस को ऑन रखिए भाई। कितने बार मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है और वही लोग सीख पाते हैं जो गुरु के साथ में एक संलग्न रहते हैं। ये वीडियो जो आप बंद करके रखते हैं, ये बात मेरे लिए दुख की बात है। वीडियो आप लोग ऑन करके रखिए। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। जी सर जी अच्छा सविति जी आप पूछिए। सर आपका कोई रेमेडीज वगैरह पे भी क्लासेस होना है क्या? मतलब नया कोर्स कुछ आप रन करने वाले हैं? अभी तो ऐसा वो नहीं है। अभी जो हमने कोर्स अभी डिसाइड किया है, वो कोर्स हमने डिसाइड किया है इसके ऊपर। आपके जो कोर्स हमने डिसाइड किया है वो जैमिनी ज्योतिष के ऊपर डिसाइड किया है। जैमिनी जी ज्योतिष में भी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे। D60 में उपाच्य हाउसेस का क्या रोल है? अजी जो उपचय भाव होते हैं वो हाउसेस ऑफ ग्रोथ हैं। जो रोल D1 के अंदर है वही रोल D60 में है। अमित जी मैंने आपको बताया था कि इसको बिल्कुल उसकी तरह से पढ़ा जाता है, जैसे आप ना D1 चार्ट को स्टडी करते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आप D60 को भी आप स्टडी करते हैं। तो जो उपचय भाव हैं, हाउसेस ऑफ ग्रोथ हैं, वो अगर स्ट्रांग हो जाते हैं D60 में तो वो 5 टाइम्स ज्यादा बली हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत से ऐसे काम करेगा जो बहुत मेहनत से होंगे, और जिन मेहनत के कामों के अंदर उस व्यक्ति को, जिन मेहनत के कामों में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसे बहुत सफलता मिलेगी। इस चार्ट में तो नहीं बनेगा क्योंकि इस चार्ट सर मैंने कोशिश करी है अपना बनाने का, तो मैंने अपना D1 के ऊपर D60 डाल दिया है। बट क्वेश्चन ये है, अगर कोई प्लैनेट सेम हाउस में आ जाता है जैसे D1 में है, तो उसका कुछ महत्व होता है या कैसे करेंगे? नहीं, वो 5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो गया ना। मैंने आपको बताया कि ओके, वेदर एडवर्स या पॉजिटिव जैसे भी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, वो उसकी जो स्थिति है, वो स्थिति उसकी बहुत पावरफुल हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो है बहुत अच्छी पावरफुल स्थिति के अंदर आ गया। और इसमें भी आप वर्गोत्तम का प्रिंसिपल लेंगे कि D1 से अगर वो उसी हाउस में आता है तो इसमें भी वर्गोत्तम का प्रिंसिपल होएगा? बिल्कुल होगा, इसमें भी वर्गोत्तम का प्रिंसिपल। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। हाँ जी। ये देखिए, ये है ओशो रजनीश की हॉरोस्कोप है। आप ओशो रजनीश की हॉरोस्कोप आप लोगों को दिख रही है सबको? जी जी सर। आप देखिए जो षष्टियांशा है, ये षष्टियांशा इनका चंद्र के त्रिकोण से बना है, क्योंकि इनका चंद्रमा जो है वो ज्यादा बली है। मतलब लगन का स्वामी भी अष्टम भाव में है और चंद्रमा भी अष्टम भाव में है, लेकिन चंद्रमा जो है अपने मित्र की राशि में है और लगन का स्वामी अपने शत्रु की राशि में। आप देखिए जो इनका लगन है वो वृषभ लगन है। तो शुक्र का शत्रु, शुक्र तो न्यूट्रल मानते हैं गुरु को, लेकिन जिस राशि में वो बैठे हैं, गुरु की राशि में, गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन गुरु चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। तो चंद्रमा इनका ज्यादा बली हो गया, क्योंकि इसमें शुक्र और चंद्रमा
जो लगन का स्वामी शुक्र है और चंद्रमा है, दोनों का डिस्पोजिटर गुरु ही है, जो कि उच्च का होके बैठा हुआ है तृतीय भाव के अंदर। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये स्थिति एक अपने आप में, जिस तरह का आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे उससे संबंधित होगी। अब अष्टम भाव में इतने ग्रहों के होने की वजह से ये अध्यात्म के, हिप्नोटिज्म, इस तरह की चीजें, जैसे मैजिक होता है, हिप्नोटिज्म होता है, और अध्यात्म होता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष होता है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रवीणता देता है। और इसमें जो शनि है वो चंद्रमा को हार्म इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये योगाकारी है। इस कुंडली के लिए, वृषभ के लिए राजयोगाकारी शनि हो जाते हैं, नवमेश भी है और दशमेश भी है। तो अब आप आइए षष्ठ्यांशा पे। षष्ठ्यांशा इनका जो है वो धनु राशि से बना है। अब जब हम राशि तुल्य षष्ठ्यांशा की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें इसी वृषभ राशि को आप रोटेट कर लेंगे। अब जब आप वृषभ राशि को रोटेट करते हैं, हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि जो इसमें द्वादश भाव होता है, वो षष्ठ्यांशा का द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह और उसका स्वामी ये बताता है कि हमारा पूर्व जन्म में अनफिनिश्ड हमारा क्या वर्क था। मतलब इसमें जो भी ग्रह होता है, आप लोगों का जब षष्ठ्यांशा करेक्ट हो जाता है तो वो ये दिखाता है कि जो इससे नहीं, इससे आप जब देखेंगे षष्ठ्यांशा तो उसके द्वादश भाव में जो ग्रह होता है, वो ग्रह ये बताता है कि क्या चीज आपकी अनफिनिश्ड रह गई थी पूर्व जन्म में। तो आप जानते हैं कि ये सागर यूनिवर्सिटी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर फिलॉसफी के टीचर थे, और ये जो है अध्ययन के भाव में बैठा है। तो ये अध्ययन को दिखा रहा है, लॉजिक, रैशनल, जो रैशनलिस्ट थिंकिंग है, लॉजिक है, उन सबको दिखा रहा है। तो मंगल वहां का स्वामी यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे भी वो उनको कंटिन्यूटी देता रहा। और वो जो है स्क्रिप्चर्स वगैरह की, इनके अलावा इन्होंने काफी पुस्तकों का इन सब का अध्ययन किया था। लेकिन अभी हम जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, रोटेट करेंगे इस चार्ट को, तो वृषभ से रोटेट करेंगे। तो जब आप इसे वृषभ राशि का बनाएंगे तब आपको इसमें ग्रहों की स्थितियों का पता चलेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इनका जो असेंडेंट है अष्टम भाव में आ गया। तो अष्टम भाव जो अध्यात्म का भाव होता है, तो अध्यात्म की तरफ इनको लेके गया। इसमें जो गुरु है वो वित्त के भाव में षष्ठ्यांशा में आया हुआ है, और ये काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर है। वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में क्यों है? क्योंकि द्वितीय भाव में वो बैठा तो अपनी ही राशि को अष्टम भाव में देख रहा है। तो इसलिए वो धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को प्रवीणता देता है, इस तरह की चीजें करता है। साथ में गुरु की एक दृष्टि उनके छठे भाव पे है, एक दृष्टि अष्टम भाव पे है, और एक दृष्टि उनके दसम भाव पे है। ये नवम दृष्टि दसम पे है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो इनका लगन का स्वामी है, वो लगन का स्वामी इनका शुक्र है, जो कि षष्ठ्यांशा के लगन का स्वामी, जो कि दसम भाव में। दसम भाव जो है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी का होता है, और वो सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा है, जो कि सूर्य उपदेश का, महात्म्य का प्लेनेट माना जाता है। दूसरा मरकरी जो है वो एक्सटेम्पोर ओरेटरी का प्लेनेट है। उन्होंने जितने भी, कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके जितने भी लेक्चर्स थे उनको कलमबंद किया गया। तो उन्होंने देखा वेरिड सब्जेक्ट्स पे उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, और गुरु के द्वारा ये एस्पेक्टेड है। तो धर्म से संबंधित जितने भी देवता थे, धर्म से संबंधित, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। कबीर के बारे में भी लिखा, रसखान के बारे में भी बोला, उन्होंने बोला सबके बारे में, और उनको उसको कलमबंद किया गया। गीता के बारे में भी उन्होंने बोला, गीता के बारे में भी उनकी पूरी पुस्तक जो है 2-3 सीरीज में छपी। तो वो जो चीज है, और वो काफी, जो भी वो अपना व्याख्यान देते थे, बुद्ध चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी है, तो वो शुक्र के साथ बैठकर वो विट एंड ह्यूमर को भी दिखाता है। तो जब वो उपदेश देते थे तो वो काफी विटी एंड ह्यूमरस होते थे, यानी कि लोगों को हंसाते भी रहते थे, जोक्स भी सुनाते थे। अब आपको ये देखना होगा, इसमें योगाकारी प्लैनेट जो शनि है, वो शनि इनका चला जाता है चंद्रमा के साथ, तृतीय भाव के स्वामी के साथ, जो कि उपदेश का भाव है, उसके साथ वो पंचम भाव में आ जाता है, दसम का स्वामी, नवम का स्वामी,
और एक बहुत पावरफुल राजयोग बन जाता है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी जो है वहां बैठा है पंचम भाव पे, यानी एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण पर बैठा है, और साथ में वो राजयोगाकारी प्लेनेट भी है इसमें राशि योग। परिवर्तन भी हो गया ना। और राशि परिवर्तन भी बुध के साथ है इसका, शनि का, और ये अपने आप में और पावरफुल है। थैंक यू सोनाली। तो और ये नाइन्थ चंद्रमा हाउस भी कनेक्टेड हो गया गुरुजी। है, 9th हाउस भी कनेक्टेड हो गया ना। इसमें 9th, 9th हाउस भी 10th और करेक्ट, 5th। एग्जैक्टली, 5th एंड 2nd ऑल्सो। यस। तो इसमें सेकंड भी, तो इसलिए वो बड़े एक्सटेम्पोर ओरेटर थे। और इसमें राहु भी चूंकि बैठा हुआ है, तो राहु जो है वो थोड़ा इस तरीके की चीजें दिखाता है जो कि आम धारणाओं से के विरुद्ध होती है। तो आप एक बात ये देखिए कि जब वो बोलते थे तो उन्होंने सेक्स के बारे में, सेक्स से समाधि की ओर, उन्होंने कहा संभोग से समाधि की ओर, उनकी 5 लेक्चर सीरीज थी जिसके ऑडियोस बने और उसके वो डीवीडीज बने, क्योंकि वो बड़ी लंबी सीरीज थी। और बाद में पुस्तक के रूप में भी संभोग से समाधि की ओर वो 5 पुस्तकों में आया, 5 सीरीज ऑफ लेक्चर्स की बुक्स के रूप में वो प्रिंट हुई थी। तो वो क्या दिखा रहा है, वो राहु दिखा रहा है, क्योंकि वो एक आम जो हमारी धारणाएं हैं, जो हम मतलब जिन धारणाओं को लेकर हम नीति अनीति का निर्धारण करते हैं विश्व के अंदर, उन धारणाओं के विरुद्ध था। ये राहु का ही अपना एक क्षेत्र होता है कि वो चीजों को, राहु राहु जो है चीजों को इस तरीके से पेश करता है जो कि आम स्ट्रीम से फर्क होते हैं, आउट ऑफ द स्ट्रीम होते हैं। ये कोई बहुत मॉडर्निटी का टाइम नहीं था जब उन्होंने ये सब बातें बोली थी। लेकिन अगर आप ओशो की पूरी जीवनी को, अगर आप ओशो के सारे लेक्चर्स को आप सुनेंगे तो आपको लॉजिकल चीज आपको पता चलेगी। तो बहरहाल ये चीज, एक राजयोग चूंकि एक फॉर्म हो रहे हैं, तो वो ये दिखाते हैं पंचम भाव से संबंधित किस प्रकार से एक स्ट्रेंथ आ रही है। तो इसमें पंचम भाव भी बहुत स्ट्रांग हो गया, द्वितीय भाव भी स्ट्रांग हो गया, नवम भाव भी स्ट्रांग हो गया, और 10th हाउस भी स्ट्रांग हो गया। वही ये दिखाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से, इनके मिलियंस ऑफ डिसाइपल्स इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के अंदर। अब इस पे केतु जो है, केतु का अधिक योग बनाता है और वो लाभ के भाव में है, इसीलिए इनके पास 96 रोल्स रॉयस थी जो कि इनको इनके भक्तों ने गिफ्ट की थी। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो शुक्र की, सूर्य की, बुध की दृष्टि भी है चतुर्थ भाव में। इसीलिए आप देखिए उनके आश्रम्स जो हैं बहुत ऑपुलेंस में थे। जो ओरेगोन में जो इनका आश्रम था, जो यूएस में, वो भी काफी ऑपुलेंस की स्थिति में था। लेकिन कंट्रोवर्शियल ये क्यों रहे, ये भी साफ पता चलता है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल होने का कारण भी है कि चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ में चंद्रमा ग्रहण योग और विष योग बनाता है, और उसका संबंध द्वितीय भाव उनकी वाणी से है, नवम भाव उनके धर्म से है या नीतिज्ञ बातों से है, और दसम भाव जिससे ये पता चलता है कि राज समाज में एक व्यक्ति को किस तरह परसीव किया जाएगा, उनसे है। तो वो कंट्रोवर्सीज को भी दिखाता है। इनके जो 12वें भाव में मंगल स्वग्रही होके बैठे हैं, तो वो भी इस बात को दिखाते हैं। मंगल की दृष्टि इनके तृतीय भाव पे है, इसकी दृष्टि इनके छठे भाव पे है, और उसकी दृष्टि इनके सप्तम भाव पे है। तो मंगल की दृष्टियों की वजह से, जैसे मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है अष्टम भाव, सप्तम भाव पे, वैसे तो इन्होंने विवाह नहीं किया था, किंतु इन्होंने अपने लेक्चर्स में भी ये बोला कि मैं वर्जन नहीं हूँ, यानी कि मैं कुंवारा नहीं हूँ, यद्यपि मैंने विवाह नहीं किया है। तो मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से वो इस बात को भी दिखा रहा है। लेकिन मंगल चूंकि अपनी वृश्चिक राशि को देख रहा है, और एक प्लैनेट जो है बेड प्लेजर के भाव में जो है मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, जो कि इस मामले में एक सपोर्टिव प्लैनेट नहीं माना जाता सेक्स को लेकर, इसी और स्पाउस को लेकर, और वो सेपरेटिस्ट माने जाते हैं।
और मंगल इसीलिए मांगलिक जो दोष होता है उसमें नॉन मांगलिक से विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि इसमें वैवाहिक जीवन नहीं चल पाएगा। तो ये मंगल की जो दृष्टि पड़ी है उसकी वजह से वैवाहिक जीवन नहीं मिला इनको। गुरु की भी इस पे कोई दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पे और दसम भाव पे है। हाँ, गुरु की दृष्टि उनके लग्नेश पर है, लेकिन गुरु की दृष्टि मंगल पे नहीं है, सप्तमेश पे नहीं है। हाँ, कारक पे है, शुक्र पे है, कारक पे है, लेकिन शुक्र जो है सेक्स का कारक आप यहाँ पे मान सकते हैं, वो स्थिति को आप देख सकते हैं। और वैसे अगर आप देखें नवमांशा के साथ भी इसको स्टडी किया जाता है, तो शुक्र इनका नीच का लगन पे राहु के साथ बैठा हुआ है और शनि से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है। यानी कि शनि भी एक सेप्टेटिस प्लैनेट है, राहु भी सेप्टेटिस प्लैनेट है। नवमांशा में आप देखेंगे तो शुक्र नीच का लगन पे आता है, राहु के साथ बैठा है और शनि से दृष्ट है। हाँ, गुरु से दृष्ट जरूर है वो, लेकिन राहु केतु एक्सेस में है, तो इस वजह से इनको वैवाहिक जीवन नहीं मिला। तो यहाँ पे भी वो बात दिखाई पड़ती है। इसमें केतु का भी इस पर दृष्टि पड़ती है इनके सप्तम भाव पे, यानी सप्तम भाव पे शनि की भी दृष्टि है षष्ठ्यांशा में, वो भी शादी को जो है डिनाई करता है। केतु की भी दृष्टि है, वो शादी का विच्छेदन दिखाता है। मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं। और जो इसका स्वामी है स्वग्रही जरूर है, लेकिन द्वादश भाव में बैठा है। हाँ सोनाली बोलिए। हाँ जी, 2 क्वेश्चंस। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है इनका, और दूसरा जो अगर आप देखेंगे D60 में जो सूर्य है और मर्क्यूरी है वो सैटर्न के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य और सैटर्न तो फ्रेंड्स नहीं है, सूर्य तो वो कैसे रहेगा? हाँ, तो वो यहाँ पे क्या होता है कि ज्योतिष का एक नियम है कि अगर ग्रह अपनी राशि को देखता है, अगर कोई अच्छा, भी ठीक ग्रह है। अपनी राशि को देखे या कोई राजयोग बनाए, तो यहाँ पे सूर्य और बुध का एक राजयोग लक्ष्मी नारायण योग बनता है, त्रिकोण और केंद्रों का संबंध बन जाता है। ठीक अगर है। आप इसको देखेंगे, जो बुध है वो त्रिकोण का स्वामी है, पंचम त्रिकोण का जो शुभ त्रिकोण है, और सूर्य जो है चतुर्थ केंद्र का स्वामी है। उन दोनों का एक राजयोग बन जाता है, और वो राजयोग की वजह से ये ओवरराइटिंग फैक्टर हो जाता है। दूसरा, बुध शनि का आपस में राशि परिवर्तन हो जाने की वजह से ये एक बहुत स्ट्रेंथ की सिचुएशन आ जाती है। हाँ, लेकिन वैवाहिक जीवन को ये रोक देता है, क्योंकि शनि की अपनी स्थिति भी दसम भाव में मानी जाएगी और शनि स्वराशि पे माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र के साथ में शनि जब होते हैं तो भी वो विवाह को डिनाई करने लगते हैं। ठीक है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड का? जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड होता है तो आदमी सात्विकता से थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर ऐसा ही माना जाता है जैसे कि मंगल होता है। यानी तो कि आपको ये समझना है कि जब भी कोई प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उनकी अपनी तासीर बदल जाती है। गुरु सात्विकता के सबसे महानतम ग्रह हैं, लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो वो सात्विकता से हट जाते हैं। तो विपरीत। अगर इनके लेक्चर्स को आप देखोगे तो इनके लेक्चर जो है सेक्स के बारे में थे, जबकि जो सात्विक व्यक्ति होता है वो सबसे पहले सेक्स से दूर होता चला जाता है, वो कभी उसको प्रमोट नहीं करता, यानी क्षणिक ग्रहों क्षणिक प्लेजर को सपोर्ट नहीं करता। वो तो जब आप इनकी फिलॉसफी को ज्यादा पढ़ते चले जाएं तब आपको समझ में आता है कि ये सेक्स के बारे में नहीं बोल रहे, ये एक्चुअल में समाधि की स्थितियों के बारे में बोल रहे हैं। ये आम आदमी की धारणाओं में, आम आदमी की लिप्तताओं में, किन चीजों में आम आदमी लिप्त है, उन चीजों से उनको उबार के किस तरह से समाधि की स्थिति में लाया जाए, उस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। वो शनि का काम है, वो शनि जो इनका एक राजयोग फॉर्म कर रहा है उसकी वजह से, राजयोगाकारी शनि है, नवम का स्वामी पंचम में है और राशि परिवर्तन योग के साथ में है, द्वितीयेश के साथ और पंचमेश के साथ, तो वो इन स्थितियों को दिखाता है। वो भी एक राजयोग बना रहा है, त्रिकोण का संबंध केंद्र के संबंध के साथ। समझ गई, थैंक यू। और इनका बुध आदित्य योग भी है। उनका बुध आदित्य योग भी है। हाँ। बाकी कोई और बोलना चाहे भाई, क्योंकि जी, अब सेकंड लास्ट क्लास है। in D60 retrograde planets do they contribute towards past life balance, जो हमको कर्मा, जो पास्ट लाइफ डेट्स है हमारे, क्या रेट्रोग्रेड प्लैनेट उनके तरफ भी इशारा करते हैं इन D60? बिल्कुल करते हैं।
रेट्रोग्रेड प्लैनेट D1 में भी कार्मिक प्लैनेट माने जाते हैं। देखिए कार्मिक प्लैनेट कौन कौन से हैं। कार्मिक प्लैनेट जो होते हैं कर्मा की साइकिल के प्लैनेट, नीच के ग्रह कार्मिक प्लैनेट माने जाते हैं, नंबर 1, इसे आप नोट कर लीजिए। राहु केतु की एक्सेस में आए हुए प्लैनेट कार्मिक माने जाते हैं, और इसी प्रकार से रेट्रोग्रेड प्लैनेट कार्मिक माने जाते हैं। तो जो कार्मिक प्लैनेट होते हैं, वो कार्मिक प्लैनेट का मतलब यह है कि वो हमारी पास्ट लाइफ की किसी कर्मा को कंटिन्यूड वे में दिखाते हैं, इसी वजह से धर्म के क्षेत्र में आए। तो इसका मतलब पूर्व लाइफ में भी ये धर्म के क्षेत्र में थे, लेकिन वो उसमें सक्सेस ना मिलने की वजह से एक व्यक्ति दोबारा से धर्म के क्षेत्र में आ जाता है। वो अनफुलफिल्ड डिजायर अगर ना हो, कार्मिक प्लैनेट ना हो, तो व्यक्ति कंटिन्यू नहीं करेगा इस लाइफ के अंदर। देखिए हम सभी लोग कार्मिक प्लैनेट्स की वजह से ही मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेके आए हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आप पूर्व जन्म में भी उससे संबंधित काम कर रहे थे, उसी ग्रह से संबंधित काम कर रहे थे। सपोजिंग आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और पिछले जन्म में डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो आती है वो बुद्ध से संबंधित है, कम्युनिकेशन है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशन टू अदर पीपल अबाउट मार्केटिंग। So you are selling the product of somebody else to other people through a communication medium which is digital. बट ये पूर्व जन्म में डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन आप पूर्व जन्म में भी इसी तरह के सेल्स के काम में थे। तो क्या क्या ये हमें चार्ट ये भी दिखा सकता है कि जैसे कि हमारे पूर्व जन्म की कुछ चीज कंटिन्यू कर रहे हैं जो अच्छे नहीं, से ड्रिंकिंग, से अल्कोहल, तो अब हमको उससे छुटकारा पाना है। तो वंस आई रियलाइज थ्रू D60 कि भी हमारे ये जो पर्सन है, हमारे फैमिली मेंबर अल्कोहल के विक्टिम हैं, उनका D60 ये दिखा रहा है कि उनका पास्ट लाइफ कर्मा, उन पास्ट लाइफ भी अल्कोहल लेते थे। तो फिर वो उनको कैसे उस चीज से मुक्ति दिला सके? देखिए D60 के अंदर क्या होता है कि D60 चार्ट में आपको वापस D60 में जाना होगा, और D60 चार्ट के अगर आप त्रिकोण भावों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अगर उनकी आप पूजा पाठ कर लेते हैं, अर्चना कर लेते हैं, तो आप जो है पास्ट लाइफ के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे ओशो को, अगर ओशो मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कराने आते और मुझे 5100 रुपये देते एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो मैं उनको सजेस्ट करता कि आप गुरु की पूजा करें, मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और सूर्य उपासना करें, या सूर्य के वैदिक मंत्र कराएं, या गुरु के वैदिक मंत्र कराएं, या गुरुद्वारे के अंदर कोई आप जो है दान वगैरह करें। आप जो है इतवार का या मंगलवार का आप व्रत रखें, उपवास रखें, क्योंकि जो इसके त्रिकोण होते हैं वही त्रिकोणों को स्ट्रेंथ देने से षष्टियांशा चार्ट जो है 5 टाइम्स आपको ज्यादा रिजल्ट देगा D1 के अंदर। तो त्रिकोणों को इसमें बलवान किया जाता है। तो जैसे जो राशि तुल्य D60 है वर्सेस नॉर्मल D60, व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाट? मतलब राशि तुल्य हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? देखिए राशि तुल्य से डेजिग्नेशन निकलते हैं प्लैनेट्स के, डेजिग्नेशन से उनका वर्क निकलता है। देखिए अमित जी, सपोज आप एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, सपोज आप अर्नस्ट एंड यंग के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो अर्नस्ट एंड यंग इज इनटू कंसल्टिंग, इट्स अ कंसल्टिंग फर्म, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन इंडिया। तो लेकिन बात यह है कि आप एक समय अवधि के लिए ही आप उसके वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, वो अवधि चाहे 2 साल की हो या वो अवधि 10 साल की हो, उस अवधि के बाद तो आप छोड़ देंगे, फिर आप दूसरी कंपनी में आ जाएंगे, वहां के एमडी बन जाएंगे। ये राशि तुल्य जो षष्टियांशा होता है वो अवधि के हिसाब से चलता है। वो चूंकि डेजिग्नेशन को बताता है तो वो दशाओं का गुलाम है। अच्छा, दशाओं का गुलाम है। वो दशा में बताएगा कि उस डेजिग्नेशन पे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड दैट यू आर वर्किंग इन अर्नस्ट एंड यंग, आपने क्या जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम करना है। लेकिन वो आप नहीं है,
कल को अच्छा अच्छा होता है आप जो है खुद कंपनी खोल दें और अर्नेस्ट यंग के कॉम्पिटिटर बन जाए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो मेरा पर्सनालिटी है, जो मेरा जो मेरे अंदर जो मेरे कर्मा एट्रीब्यूट्स है, हैं, वो एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, है। आपके व्यक्तित्व के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो आपका सस्यांशाही बताएगा। जी जी अदरवाइज जी तो लगन के स्वामी के जो अभी मैंने आपको इतने ज्यादा सिग्निफिकेशंस बताए, जी D60 के लगन के स्वामी का कहाँ बैठने से क्या सिग्निफिकेशन होता है। अब देखिए जी इसमें D60 का स्वामी सप्तम भाव पे बैठा है, जी सप्तम भाव पे रेट्रोगेट होके बैठा है, तो वो उसका डिस्पोजिटर काम भाव पे बैठा है। यानी कहने का मतलब है कि वो सेक्स तो दे सकता है, काम भाव क्या जी है, वाइफ मैन वाइफ रिलेशन का है, जी यानी वो काम भावों का है, 3 7 11 हाँ और हाँ 11 के लॉर्ड के साथ बैठा है। तो वो इनको काम की प्राप्ति तो दे सकता है, लेकिन विवाह देने में सक्षम नहीं, क्योंकि विवाह बिल्कुल का जो प्लेनेट है वो प्लेनेट तृतीय भाव में है। तृतीय भाव जो है त्रिषडाय का भाव है, और शनि की इस पे दृष्टि आ गई, हाँ इस पे शनि की भी दृष्टि आ गई, दसम, जो अपने आप जी में अच्छी नहीं है। तो जी इसका मतलब है ये चीज इनको नहीं देगा। लेकिन लगन का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो जैसे उन्होंने अपने एक लेक्चर में बोला कि मैं आई एम नॉट मैरिड बट आई एम नॉट वर्जिन, तो इसका मतलब वो ये हम्म कहना ये चाह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं भी है, लेकिन मैं ये जी नहीं कहता कि मैंने सेक्स नहीं किया है। जी तो ये फर्क होता है D60 चार्ट का ओरिजिनल चार्ट में और किसी भी चार्ट में, किसी भी डिविजनल चार्ट के राशि तुल्य बनाने में, क्योंकि राशि तुल्य आपको डेजिग्नेशंस देता है, और वो डेजिग्नेशंस की रेलेवेंस जो है दशा के अनुसार होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर दशा के अंतर्गत वो रेलेवेंट बन जाता है। वो डेजिग्नेशन, उसी डेजिग्नेशन पे आप काम करते हैं, उस तरह जी का आप काम करते हैं। तो अगर हम उस तरीके का से अगर हम देखना चाहें, तो हम इनका 1960 की क्या दशा थी, जब ये अपने क्लोजर टू अबाउट बिटवीन द 60s एंड द 70s वो अपने आप में एसेंडेंसी पे थे, मतलब ही हैड लिव्ड द बेस्ट पीरियड। इन्होंने जो बेस्ट पीरियड लीड किया है वो चंद्रमा की दशा में ये पीरियड, मंगल की दशा के पीरियड ये इन्होंने बेस्ट लीड किए हैं। अब हम देखते हैं, देखिए चंद्रमा की स्थिति क्या है, पंचम भाव में है। चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में है, योगाकारी प्लैनेट के साथ बैठा है, राजयोगाकारी प्लैनेट के साथ, शनि के साथ, दशमेश के साथ बैठा हुआ है। ये पंचम भाव जो 2064 है सर, है, 2064 है सर, नॉट 1960। है? क्या कह रहे हैं? विमशोत्री आप में जो सर, विमशोत्री दशा देख रहे हैं वो 2064 दिखा रहा है। नॉट 1964 सर। एक मिनट, मुझे 1964 निकालना है। जी 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 मतलब कहने का मतलब है अगर हम दो लेवल्स पे जाएं, तो राहु ने इनको एसेंडेंसी दी है, और इसके बाद जुपिटर ने इनको एसेंडेंसी दी है। ये जी मतलब इनका जो देहांत हुआ है, किसी को विकिपीडिया में देखना होगा, आई थिंक ही डाइड इन द ईयर 1992 और 93, 93 probably। आप में से कोई विकिपीडिया खोल के देखिए, मेरे से इंटरनेट बहुत ही वीक चल रहा है। मैं देख लेती हूँ। सर, D60 में अगर नीच भंग होता है एक हाँ कार्मिक प्लैनेट का, तो हाँ, उसका क्या अर्थ है? 1990 में 19 जनवरी 1990 में इनकी डेथ हुई है। डेथ हुई है। जी 19 जनवरी 1990 में इनकी डेथ हुई है। और जो ये इनकी एसेंडेंसी है वो इनकी बनी है पुणे महाराष्ट्र में, 58 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। और 1966 में से इन्होंने प्रारंभ किया है। तो हम 1966 पे जाते हैं। ये तो राहु यानी कि सातवां भाव। राहु में शनि में साफ साफ पता चल रहा है। राहु के बारे में कहते हैं, यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावेषु संयुतो तत्फलानि ततत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। यानी ये जो तमोग्रह हैं, यानी राहु और केतु हैं,
यद्यद भाव गतो वापी, जिस भाव पे वो जाते हैं, यद्यद भावेशु संयुतो, जिस भाव के स्वामी के साथ संयुक्त होते हैं, ततत फलानी प्रबलो, यानी उनके फलों को अत्यंत प्रबल कर देते हैं ये तमोग्रह। तो इसका मतलब पंचम भाव की एक तो पावर्स को बढ़ा देगा, सैटर्न की पावर्स को बढ़ा देगा, मून की पावर्स को बढ़ा देगा, मरकरी की पावर्स को बहुत बढ़ा देगा। यानी कि थर्ड, ये जो है सेकेंड हाउस की पावर बढ़ा देगा, 10th हाउस की पावर बढ़ा देगा, 9th हाउस की पावर बढ़ा देगा, और पंचम भाव की पावर बढ़ा देगा। साथ में 10th के लॉर्ड शनि की पावर भी बढ़ा देगा। तो आप ये देखिए, राहु में शनि में इन्होंने लेक्चर देने प्रारंभ कर दिए थे। और ये जो है ओरेगॉन में कब गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। 80s में गए थे, आई थिंक। ये वास्को काउंटी ओरेगॉन में गए हैं 1981 में। करेक्ट, जुलाई 80। तो उस समय आप देखिए दशा क्या थी, उस समय इनकी दशा थी राहु में गुरु में शनि की। अब देखिए गुरु इनका अच्छा बैठा है क्योंकि द्वितीय भाव के अंदर है, और गुरु इसमें 8th का लॉर्ड है, क्योंकि फॉरेन का लॉर्ड माना जाता है, फॉरेन हाउस से कनेक्टेड हो जाता है। गुरु में शनि चतुर्दशम है, यानी कि इतनी स्थितियां उसकी बहुत अच्छी हैं। तो वो स्वयं बता रहा है कार में, गुरु जो है वो D1 के अंदर भी अष्टम भाव का स्वामी होके उच्च का बैठा है 3rd हाउस में, मदरलैंड के लॉस के भाव में। तो हर तरह से वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि जो है गुरु में शनि में किस तरीके से बाहर जाके इन्होंने वास्को काउंटी ओरेगॉन में इन्होंने जो है अपना आश्रम बनाया। हाँ, इनके साथ में थोड़ा कंट्रोवर्सीज वगैरह रही हैं अनडाउटेडली, स्पेशली इन 1984 में माँ आनंद खीला के और दूसरे सपोर्टर्स के नाम में इन्होंने FBI को कंप्लेन की थी, और इनके अगेंस्ट में एक अबॉर्टेड असैसिनेशन प्लॉट भी हुआ था। तो इसमें पर्सनल इनके फिजिशियन को मारा गया था, और ये सब ये 1984 की बात है। तो 1984 में क्या दशा थी इनकी, 1984 के अंदर इनको दशा चल रही थी गुरु में बुध की। बट फिर भी इनका 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा ना? बैठे 8वां कैसे, गुरु तो वही है एक्टिवेटेड, लेकिन बुध जो है वो शनि के साथ में संबंध शनि बना के रहा है, साथ है, करेक्ट। राहु का भी उस पर संबंध हो गया, तो ये कंट्रोवर्सीज की तरफ को दिखा रहा है। और साथ में केतु आ गया है, तो केतु भी कंट्रोवर्सीज की तरफ को दिखा रहा है। देखिए जो नेचुरल जो प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स तो इन कंट्रोवर्सीज में इनको अपर हैंड तो मिला है, क्योंकि FBI ने जो है वो माँ शीला, आनंद शीला, इन सबको अरेस्ट किया था, उनके बहुत से सपोर्टर्स को अरेस्ट किया था। उसमें FBI ने चार्जेस लगाए थे, उन्होंने जो है मास मर्डर करने के लिए उन्होंने जो प्रसाद में जहर मिलाया था, और उसके सबूत सारे उन्होंने ढूंढे थे। तो उसका मतलब ये ओशो को बदनाम करने के लिए जो है कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। इनके ओरेगॉन में जो है वो जो काउंटी है उसमें जो इनके वहाँ पे भोज होता था, उस भोज में जो है पॉइजनिंग करके उनको, लोगों को मार के इनको बदनाम करना, पब्लिक मास फूड पॉइजनिंग अटैक 1984 में। तो और उससे जो है काउंटी इलेक्शंस होने वाले थे उस टाइम पे ये किया गया था, ताकि जो है वो पीपल गेट मतलब ही गेट्स अफेक्टेड एंड ही गेट्स ए बैड नेम। तो वो उसमें जीते तो वो डेफिनेटली, लेकिन एक बहुत नेगेटिव बात भी नहीं। अब ये सोचने वाली बात है कि बुध इसमें मार्केश का भी थोड़ा असर दे रहा है। तो और बुध की जो दूसरी राशि है, वो राशि तो पंचम भाव की है, वैसे तो अच्छी है, लेकिन पंचम भाव से वो षडाष्टक है। और बुध अगर का इनका नक्षत्र है मल्टी, पूर्वाषाढ़ है, वैसे तो शुक्र का नक्षत्र है, इतना मगर आप खराब। देखेंगे D9 में जाके 12th हाउस में बैठ गया है बुध ना। हाँ, D9 के अंदर 12th में। जी, तो फिर वो लॉसेस। डेबिलिटेट हो गया। हाँ, ये इनकी 91 में क्या दशा चल रही थी जनवरी में जब इनकी डेथ हुई है? इनकी डेथ हुई है 16 जनवरी 1990 को। 19 जनवरी 1990, 19 जनवरी 1990 में इनकी डेथ हुई है। तो 19 जनवरी 1990। सर एक और ऑब्जर्वेशन है कि लग्ना लॉर्ड इन D1 इज डेबिलिटेटेड इन D9 एंड सिटिंग विद राहु। वो भी एक शायद 19 जनवरी 1990 में इनको दशा थी, अभी आपसे जुपिटर सन सैटर्न नहीं,
ये आ गई जुपिटर सन जुपिटर राहु, हाँ तो हो ही गया ना। मैं मार्केश इनको गुरु में सूर्य में, गुरु में राहु में केतु, गुरु में सूर्य, तो गुरु इनका वैसे गुरु इनके मार्केश कामचा है, गुरु में सूर्य, सूर्य इनके जो है वो पराक्रम शन, वो है, क्या कहते हैं, कर्मांशा है। और गुरु जो है वो इनके वित्तांशा हैं, यानी वित्त षष्ठ्यांशा हैं। फिर राहु है इनके, वो पंचमांशा हैं। और सैटर्न को एक्टिवेट केतु कर। है उनके लाभांश। देखिए दशाएं तो ऐसा देखा जाए तो खराब नहीं है डेजिग्नेशन के हिसाब से, लेकिन डेथ का होना तो वो पूरे से ही आपको देखना पड़ेगा कि मतलब जैसे गुरु में सूर्य इनके छठे भाव में बैठे हैं, द्वादशेष हैं, तो यहाँ से ज्यादा पता चल रहा है नवमांशा से। पर और इनका ये भी तो, इनका मार्केश हाउस भी तो एक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं? हाँ, वो नहीं। तो हो ही जाएगा। हाँ, और सैटर्न आ गया मार्केश के साथ, तो वो तो डेथ होएगी ही होएगी कि नहीं? सैटर्न इसमें एक्चुअली योगाकारी हैं। देखिए इसमें गुरु का ज्यादा हाथ तो आप कह सकते हो, क्योंकि वो क्योंकि अष्टमी, आठवें क्योंकि एर्थ के लॉर्ड है। क्योंकि जो डेथ है, डेथ नॉर्मली जो है वो 8th हाउस। अष्टम भाव का स्वामी, या तृतीय भाव का स्वामी, या नवम भाव का स्वामी। क्योंकि नवम से मैंने देखा जब आदमी की डेथ होती है तो नवम भाव उस समय एक्टिव होता है जी। कि आदमी को आगामी जीवन जो है नाइन्थ से देखा जाता है। तो नाइन्थ तो इसमें एक्टिव एक तरह से हो रहा है राहु की वजह से। और जो इनकी डेथ हुई थी वो हार्ट फेलियर से हुई थी। तो सूर्य जो है हार्ट के कारक भी हैं। पर तो आप 10वां घर भी तो देखे, 10वां घर 9th हाउस से 10th हाउस भी तो देखेंगे, तो फिर सूर्य बन गया उसका लॉर्ड। अगर आप D1 में देखते हैं, इनके 9th हाउस से 10th हाउस, हम्म, नहीं हाँ सॉरी 8th हाउस, 8th हाउस नॉट 10th हाउस। यहाँ से आप देखो कि ये दशा जस्टिफाई करी है गुरु, लगन के स्वामी है षष्ठ्यांश के। सूर्य जो है वो नाइन्थ हाउस के स्वामी हैं, गुरु फिर लगन के स्वामी हैं। और राहु की स्थिति जो है वो छठे 10th हाउस की है, जो कि बैठे हुए हैं अष्टमेश के साथ, चंद्रमा के साथ, और शनि के साथ, जो कि मार्केश है। मार्केश एंड अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं, और त्रिशटाइश भी है शनि। तो यहाँ से ये ज्यादा जस्टिफाई हो रहा है। और केतु जो है वो हार्ट के ही भाव में बैठे हैं। तो और वहीं से वो जो है हार्ट फेलियर को दिखा रहे हैं। तो ये तो डेथ इनकी पीसफुल थी, ही वॉज नॉट एलिंग फॉर एनी टाइम।